Hello and welcome everyone on my YouTube channel. And today, whatever I have promised you earlier, I'm going to start that thing on my YouTube channel. और वो क्या था? वो थी करंट अफेयर मंथली मैगजीन सीरीज। ठीक है, ये मंथली मैगजीन सीरीज जिसको लेके मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं इसकी कवरेज ज़रूर लाऊंगा। और आज उसकी पहली वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलने वाली है। और इसमें हम कवरेज करेंगे अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर। ठीक है, सबसे पहले हम अक्टूबर मंथ के करने वाले हैं। और उसके हिसाब से जैसे मैंने आपको सीक्वेंस बताया था उस हिसाब से हम कवरेज करेंगे। और कवरेज करेंगे हम मई 2024 से लेके अप्रैल 2025 तक। ठीक है, और ये पूरा 1 ईयर कवरेज होगी। पूरे 1 साल 1 ईयर की आपकी मैगजीन की कवरेज होगी। और मैगजीन को लेके जो भी आपके प्रॉब्लम्स है वो इस सीरीज से आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले हैं। और मैंने आपको ये चीज़ पहले ही बताई थी कि हमारी इस यूपीएससी जर्नी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है चीज़ को छोड़ना। ठीक है, कि कौन सी चीज़ें हमें छोड़नी है। बिकॉज आप देखेंगे कि मार्केट में इतना ज़्यादा मटेरियल है इस यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए कि आप अगर ढूंढने जाएंगे तो आप बिल्कुल ही एक समुंदर है। ठीक है, उसके अंदर आप खो जाएंगे अगर आप डिफाइन तरीके से चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे। तो यही चीज़ है। तो यही मेरा सीरीज लाने का सबसे बड़ा मोटिव यही है कि आपको ये पता लगे कि एक मैगजीन में जिसमें हम इतना टाइम देते हैं उसमें कौन-कौन सी चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं। और ये चीज़ें मैंने अपनी जो वीडियो जो आगे अंत तक वीडियो है आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि कौन सी चीज़ें पढ़नी है और कौन सी नहीं पढ़नी है। और उसके साथ-साथ आपको जो मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा कि मैगज़ीन को लेके इसकी आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे। और उसको लेके मैं आगे आपको बताता हूँ। ठीक है? तो एंड उसके साथ अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। ठीक है, टिल द एंड इस वीडियो को पूरा देखें और आपको अच्छे से पता लग जाए कि मैगज़ीन में हमें कौन सी चीज़ें पढ़नी होती है। और उसके साथ आई एम श्योर कि ये जो ऐसी वीडियोस हैं ये आपको यूट्यूब में काफ़ी रेयर चैनल्स पे मिलेगी। और मैंने तभी ये सीरीज़ स्टार्ट की है जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो पाए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो नाउ वी आर एट टर्न मैगज़ीन पार्ट ऑफ विजन आईएएस। इसमें विजन आईएएस की मंथली मैगज़ीन कवर करेंगे। और आज मैं जो कवरेज करूँगा वो करूँगा अक्टूबर मंथ की 2024 ईयर की। ठीक है, ठीक है, तो इसमें रिसेंट वाली कवर करने वाले हम अक्टूबर मंथ की। और जैसे मैंने आपको सीक्वेंस बताया था इसमें फर्स्टली हम अक्टूबर मंथ की करेंगे। फिर जो पिछले बैकलॉग्स हैं चाहे सितंबर के हों, मैंने आपको बताया था हम मई से कवर करेंगे, मई 2024 से लेके आगे अप्रैल 2025 तक। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी कवरेज रहने वाली है। और इसमें हम करेंगे अक्टूबर मंथ का कवर। ठीक है, और मैंने जैसे आपको बताया था कि हमारी कवरेज किस हिसाब से होगी और मैं आपको इसमें बताऊंगा क्या क्या। इसमें सबसे पहली बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ, हमारी नॉर्मल मैगजीन में जो पेजेस होते हैं वो होते हैं 120 से लेके 140 के बीच में वेरी करते हैं। ठीक है, और विजन आइज के भी लगभग पेजेस इतने ही होते हैं। तो इसका मैं आपको एक क्रिस्प बना के दूंगा, क्रिस्प फॉर्म बना के दूंगा। इन 120 से 140 पेजेस को मैं आपको 20 से 30 पेजेस के फॉर्म में प्रेजेंट करूंगा आपके लिए ये मटेरियल। इसमें मैं क्या करूंगा, इन 20 से 30 पेजेस को आपको उसी जो मैगजीन है उसी में मार्क करूंगा, हाईलाइट करके दे दूंगा कि कौन सी चीज़ें प्रीलिम्स के लिए पढ़नी है और कौन सी मेंस के लिए पढ़नी है। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं आपको मार्क करके दूंगा। और इस वीडियो में आपको मैं यही बताने वाला हूँ कि प्रीलिम्स के लिए क्या चीज़ें पढ़नी है, मेंस के लिए क्या पढ़नी है। और मैंने इस वीडियो में पूरा मार्क किया हुआ है कि कौन सी प्रीलिम्स के लिए पढ़नी है, कौन सी मेंस के लिए पढ़नी है। और इसमें आपको मैक्स टू मैक्स 30 पेजेस मिलने वाले हैं। और इन 30 पेजेस से ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं 20 से 30 पेजेस जो मैं आपको अभी बताऊंगा कि ये चीज़ें पढ़ने वाली हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। यही चीज़ें आपको एग्ज़ाम के लिए पढ़नी है, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो मैंने आपको पिछला प्रॉमिस किया था कि
इट्स मंथली मैगजीन के लिए आप मेरे पे डिपेंड हो सकते हैं। आई एम स्टिल ऑन माई वर्ड्स। ठीक है, जो मैंने आपको बोला था वो चीज़ें हम उसी तरीके से कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे हम पूरी मैगजीन कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको लेके आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ आगे बढ़ने से पहले, ये रहा हमारा इंडेक्स जिसको हम बोलते हैं टेबल ऑफ कंटेक्स्ट कंटेंट्स। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इसमें जो प्रीलिम्स वाला पार्ट है उसको मैंने किया हुआ हाईलाइट रेड कलर से, और जो मेंस वाला है उसको किया हुआ है किससे, उसको किया हुआ है येलो कलर से। और वो पार्ट, वो मटेरियल जो प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए काम आने वाला है, उसको मैंने मार्क किया है ब्लू कलर से। ठीक है, तो आप देख लेना, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी जो मैं आपको अभी बताऊंगा। इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, और मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप उधर जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उस पीडीएफ को अच्छे तरीके से ले सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हैं। और इसमें मैंने इस वीडियो में मतलब इस जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मटेरियल, इसमें मैंने अभी इंडेक्स वाला पार्ट हाईलाइट नहीं किया हुआ, पर जो मैं आपको पीडीएफ दूंगा उसमें आपको इंडेक्स वाला पार्ट भी, जैसे मटेरियल में डिवीजन की हुई है कि ये पढ़ना है मेंस का, ये पढ़ना, ये मतलब ये सब टॉपिक है मेंस का, और प्रीलिम्स का इसमें पार्ट नहीं है। ठीक है, और कुछ टॉपिक जो मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए भी। ठीक है, उनको मैं उस तरीके से बता दूंगा कि ये चीज़ें पढ़ने वाली हैं, जिससे आपका टाइम सेव हो पाए। ठीक है, कि इंडेक्स में कौन कौन सी चीज़ें पढ़ने वाली हैं, और जो चीज़ें पढ़ने वाली नहीं है उनको आप स्टार्टिंग में ही स्किप कर दे और क्रॉस लगा पाए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम तो सबसे पहले देखेंगे, वो देखेंगे पॉलिटी एंड गवर्नेंस वाला पार्ट। ठीक है, ये पॉलिटी एंड गवर्नेंस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये रहा हमारा पॉलिटी एंड गवर्नेंस वाला पार्ट। इसमें जो सबसे पहले सब टॉपिक है वो है जन योजना अभियान। ठीक है, इसको लेके आपको पता होना चाहिए कि जन योजना अभियान किसके अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। इसमें बात किसकी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं पंचायती राज डेवलपमेंट प्लान की। और इसमें मैंने मेंस के लिए मार्क किया हुआ है येलो कलर से। येलो कलर से मैंने आपको बताया मेंस का पार्ट मार्क्ड है। ठीक है, मेंस का जो मटेरियल जिसको हम यूज़ करेंगे, इस चीज़ को आप यूज़ कर सकते हैं एज एन एग्जाम्पल। ठीक है, कि एम क्या है इसका, कि पीपल पार्टिसिपेशन, इसको आप एग्जाम्पल की तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मेंस में। तो ये था आपका मेंस का इस टॉपिक में, और इसके साथ इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन, इसको भी आप मेंस में कर सकते हैं। ठीक है, कि इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन से होता क्या 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 कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका यूज़ होगा पंचायती राज डेवलपमेंट प्लान के लिए। ठीक है, तो ये था इस टॉपिक में मेंस वाला पार्ट। और जो प्रीलिम्स वाला पार्ट है वो है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, जो मैंने इसमें मार्क की हुई है रेड कलर से, रेड हाईलाइटर से मार्क की हुई है। इसमें आर्टिकल 40 के को बता रहा है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत को लेके दिया गया। तो ये हमारे प्रीलिम्स के लिए काम का है। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए जब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 40 डीपीएसपी पढ़ते हैं, उसमें हम ये चीज़ें पढ़ते हैं। ठीक है, और ये चीज़ें पढ़ने वाली हैं। ठीक है, ये चीज़ें हमें देखनी है, 73rd 74th अमेंडमेंट्स। ठीक है, और उसके बाद आर्टिकल 243 जी। ठीक है, इसको आपने काफ़ी कम सुना होगा। इसमें बोला हुआ है कि पंचायत को प्लान्स बनाने हैं अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस को एनहांस करने के लिए। ठीक है, ठीक है, तो ये है जो आपको प्रीलिम्स के लिए देखना है इस टॉपिक में। इसके साथ साथ आप डेफिनेशन देख सकते हैं पब्लिक पार्टिसिपेशन की, जिसको आपको अपने मेंस में यूज़ करेंगे। ठीक है, और इसके बाद ये आगे मनरेगा वाला, इसको आप एज एन एग्जाम्पल भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल एज एन कोट कर सकते हैं, ये हमारे मेंस में भी काम आती है। देखिए, मेंस की चीज़ें आपको नोट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जब आप अपने टॉपिक वाइज नोट्स मेंस के कवर कर देते हैं, ठीक है, बना देते हैं, उसके बाद आपको ये वैल्यू एडिशन काम आएगी। इससे पहले आप क्या कर सकते हैं, एक मैगजीन ले ली, उसमें अपनी चीज़ें हाईलाइट कर दी, या क्या कर सकते हैं, फ़ोटोज़ ले सकते हैं। ठीक है, फ़ोटोज़ लेके एक जैसे पॉलिटी वाला पार्ट है, पॉलिटी वाले सेक्शन में पीडीएफ बना दी उसकी। ठीक है, पूरे मंथ की जितनी भी कंपाइलेशन है, या पूरे ईयरली कंपाइलेशन जो भी आपने मंथली मैगजीन से कवर किया, उसकी एक जगह पीडीएफ बना ली, उसका यूज़ कर सकते हैं। जब आप मेंस के अपने टॉपिक वाइज नोट्स बनाएंगे उसमें वैल्यू एडिशन के लिए मेंस के टाइम पर। ठीक है, तो ये था हमारा मेंस और प्रीलिम्स वाला पार्ट, हमारा फर्स्ट टॉपिक हो गया। इसके बाद है फ्री लीगल एड। फ्री लीगल एड हमारे फंडामेंटल राइट्स में गिवन है। ठीक है, तो इसमें हम यूज़ कर सकते हैं फ्री लीगल एड में। अगर हमें मेंस में भी इस पर क्वेश्चन आता है तो ये पार्ट मेरे का भी मार्क किया हुआ है। इसमें आप फ्री लीगल एड की डेफिनेशन देख सकते हैं। उसके बाद ये आए कुछ केसेस, ज़्यादा काम के नहीं हैं तो आप इनको अवॉइड करें। इफ़ यू हैव इंटरेस्ट तो आप रीड कर सकते हैं, बट इनकी ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो इसके बाद ये मार्क किया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस और स्टैट्यूटरी प्रोविजन। स्टैट्यूटरी प्रोविजन तो एक ही लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट वाला,
जिसको आपने एज ए नेल्सा पढ़ा होगा अपनी लक्ष्मीकांत में, या जहाँ से भी आपने पॉलिटी पढ़ी है। ठीक है, तो ये आया कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। ये आर्टिकल 21 में गिवन है, जो राइट टू लाइफ है। फिर उसके बाद आर्टिकल 39A, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ये कौन सी अमेंडमेंट के द्वारा इंसर्ट की गई थी, उसको लेके भी आपको पता होना चाहिए। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आई थी 1976 में। ठीक है, तो ये पार्ट है, इवन एमब्ल्यू से मार्क किया हुआ है। तो ये हमारा प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए है। ठीक है, और जब मैं आपको पीडीएफ दूंगा उससे मैं ये भी ऊपर ऐड कर दूंगा कि कौन सा जैसे प्रीलिम्स कौन सी चीज़ जो हमें पढ़नी है वो कौन से पेपर मतलब किस टाइम काम आएगी। प्रीलिम्स में काम आएगी जो, उसको मार्क किया होगा रेड से। ठीक है, ये ऊपर मैं हाईलाइट करके दे दूंगा आपको। प्रीलिम्स के लिए रेड, मेंस के लिए येलो। ठीक है, मेंस के लिए येलो कलर, एंड आफ्टर देन जो प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए काम का है उसमें हम यूज़ करेंगे ब्लू कलर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। इसमें जो मैंने आपको नालसा बताया, तो इधर भी नालसा को लिए लेके दिया गया है। इट्स स्टैट्यूटरी बॉडी जो 1987 के टाइम पे फॉर्म हुई थी। बस इससे ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है इसको। और इसके बाद हाँ, तो अब ये आ गया नीचे कि कौन कौन सी चीज़ें फ्री लीगल एड के लिए एलिजिबल होती हैं। ठीक है, क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए अगर हमें फ्री लीगल एड चाहिए, इसको लेके क्वेश्चन भी आता है एक। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं पीवाईक्यूज में, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था, तो तभी मैंने इसको मार्क किया कि ये चीज़ आपको अपने प्रीलिम्स के लिए पढ़नी है। ठीक है, तो आप ये देख लेना जब आपको ये पीडीएफ मिलेगी। उसके बाद ये आ गया जो कुछ चीज़ें, सिग्निफिकेंस क्या है फ्री लीगल एड की। फ्री लीगल एड पे देखो मेंस में क्वेश्चन आते हैं, तभी मैंने बोला कि प्रोटेक्शन ऑफ राइट क्या क्या है। ठीक है, कि फ्री लीगल एड, हाँ सिग्निफिकेंस बोलिए ना। ठीक है, सिग्निफिकेंस और इश्यूज चीज़ों के बारे में पता होने चाहिए, तभी मैंने इश्यूज को भी मार्क किया और सिग्निफिकेंस के भी कुछ जो चीज़ें काम की हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंस जो इसकी है क्या बोलते हैं फ्री लीगल एड की, इट अपहोल्ड्स द रूल ऑफ द लॉ। ठीक है, रूल ऑफ लॉ। ठीक है, तो इसके लिए भी स्ट्रेंथनिंग आप देख सकते हैं कि क्या क्या करता है ये। और इसके बाद लीगल अवेयरनेस। ठीक है, लीगल अवेयरनेस इस चीज़ के बारे में होनी चाहिए, ये सिग्निफिकेंस है इसकी, और इश्यूज क्या हैं इस चीज़ को लेके कि अवेयरनेस लोगों में कम है। पोर क्वालिटी ऑफ लीगल एड, इसको आप देख सकते हैं ज़्यादा काम करनी है। उसके बाद ये इंसफिशिएंट फंडिंग वगैरह रिसोर्सेज, फिर डिले ऑफ जस्टिस एंड डिलीवरी सिस्टम, फिर बैरियर्स हैं जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं। ठीक है, जैसे वीमेन हो गए हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसीज, उनको लेके बोला हुआ है क्यों, उनको लेके इस चीज़ की अवेलेबिलिटी काफ़ी कम है। ठीक है, एक सोशल बैरियर है। एंड उसके बाद गवर्नमेंट के क्या क्या स्टेप्स हैं इनको आप देख सकते हैं, जैसे टेले लॉज। ठीक है, ये काफ़ी कम सुना होगा आपने, तो आप इसको देख सकते हैं और मार्क भी कर सकते हैं। ये टेले लॉ के प्रीलिम्स के लिए भी है, तो आप इसको प्रीलिम्स के लिए भी मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो दिशा स्कीम, तो ये होगा, ये कुछ चीज़ें लोक अदालत को लेके आपको पता होना चाहिए, ये हमारे प्रीलिम्स में काम आता है। ठीक है, इट्स एन अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिट्रेसल मैकेनिज्म जो हमें हेल्प करता है डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए बिफोर गोइंग टू कोर्ट। ठीक है, उसके बाद वे फॉरवर्ड हम क्या लिख सकते हैं अगर हमें लीगल एड पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, जैसे फंडिंग इंक्रीज कर सकते हैं जो मैंने इसमें बताया हुआ है। फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं ताकि जिससे मार्जिनलाइज कम्युनिटीज भी उसमें अ, आप पार्ट ले पाए। ठीक है, उस चीज़ को ले पाए, यूज़ कर पाए काइंड ऑफ। ठीक है, स्ट्रेंथन करना इंस्टीट्यूशन कैपेसिटी को। ठीक है, ये आपने काफ़ी जगह देखा होगा, वे फॉरवर्ड में मेनली हम यूज़ करते हैं। एंड अवेयरनेस जनरेशन, इट्स नेसेसरी। आपने इश्यूज में भी देखा था कि लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से जो कुछ जैसे कुछ रूरल एरियाज हो गए उधर तक ये चीज़ का इस चीज़ के बारे में, हाँ, तो इस चीज़ को लेके अवेयरनेस भी काफ़ी कम है। ठीक है, अवेयरनेस जनरेशन नेसेसरी, वे फॉरवर्ड में हम ये चीज़ें। तो उसके बाद ये जो बात थी 1.0, तो भी आप देख सकते हैं किसके लिए था, तो इस चीज़ को आप यूज़ कर सकते हैं एज एन एग्जांपल। तो मैंने येलो कलर्स हाइलाइटर से मार्क किया हो। ठीक है, तो उसके बाद 1.3 आरटीआई एक्ट, देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें हमने मार्क की हुई है। एक ये केस राजनारायण वर्सेस यूपी गवर्नमेंट वाला, तो आप देख सकते हैं
ठीक है, आर्टिकल 19 को लेकर बात कर रहा है। इसको आप देखेंगे प्रीलिम्स के लिए काम कर लेटर से मार के उसके बाद ये लोअर कोर्ट सब जुरिस्डिक्शन को लेके कर रहा है, या आरटीआई को लेके, आरटीआई की जुरिस्डिक्शन कहाँ कहाँ तक है। बाद ये हो गया तो चैलेंजेस आरटीआई को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो ऐसी चीजें होती हैं, चैलेंजेस हो गया, वे फॉरवर्ड हो गया, इश्यूज हो गया, ठीक है, सिग्निफिकेंस हो गया, ये चीजें हमारी यूज होती है मेंस में। तो मेंस में क्वेश्चन आंसर्स लिखने होते हैं, किसी भी टॉपिक पे हम यही चीजें यूज करते हैं कि कभी पूछ ले कि चैलेंजेस क्या क्या है इस चीज को इम्प्लीमेंट करने के। वही आरटीआई को एक्ट को लिए बोल रहा है कि चैलेंजेस क्या क्या है। एक आ गया बैकलॉग्स, देयर आर लॉट ऑफ प्रीवियस बैकलॉग्स की वजह से जो काम है वो टाइमली नहीं हो पाता। इसमें आप डाटा देख सकते हैं, डाटा भी अगर आप कोट करना चाहें इतनी जरूरत नहीं, तो काफी बंच ऑफ नॉलेज होगा हो जाएगा, तो आप हैंडल नहीं कर पाएंगे और प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे एट द टाइम ऑफ मीट। स्क्यूड जेंडर कंपोजिशन, ठीक है, में जेंडर इक्वालिटी नहीं है, जेंडर प्रोपोर्शन इसे नहीं है। फिर आगे स्ट्रक्चरल इश्यूज, ठीक है, स्ट्रक्चरल इश्यूज को आप कोट कर सकते हैं। मतलब जब अगर इस पे आरटीआई पे आपको क्वेश्चन आता है, और आरटीआई हमारे सिलेबस में भी है, मेंस के सिलेबस में, अगर आप सिलेबस को ढंग से देखें, ठीक है। उसके बाद प्रोसीजरल इश्यूज में देख सकते हैं ब्यूरोक्रेटिक रेजिस्टेंस, ठीक है। फिर नॉन कंप्लायंस, रूल्स के हिसाब से तो कंप्लाई नहीं करना, सब रूल्स को फॉलो नहीं करना। फिर अंडर यूटिलाइजेशन है बिकॉज अवेयरनेस उस चीज को लेके कम है। तो इसके बाद वे फॉरवर्ड की आपको ज्यादा जरूरत नहीं है, वे फॉरवर्ड की जरूरत नहीं है, लीव कर सकते हैं। और हमारा पॉलिटी का मोस्ट ऑफ द पार्ट हो गया, क्या आया, ये बचा है न्यूज इन द पार्ट, न्यूज इन शॉर्ट, सॉरी। इसमें ग्राम न्यायालय की यूज बारे में बात कर रहा है, हम विलेज कोर्ट बोलते हैं। तो जैसे हम पंचायत फॉर्म करते हैं ये भी वैसे ही है, जैसे एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है एक डिस्ट्रिक्ट, वैसे ही विलेज में फॉर्म करने की बात कर रहे हैं ग्राम न्यायालय। अगर आपने पंचायत और म्यूनसिपैलिटी वाला पार्ट पढ़ा होगा, उसमें आपने ग्राम न्यायालय के लिए काफी रिकमेंडेशन सुनी होगी कि इस कमेटी ने ये रिकमेंड किया कि इंडियन स्टेट्स में, डिस्ट्रिक्ट्स में ग्राम न्यायालय होना चाहिए, तो उस डिस्ट्रिक्ट में विलेजेस आते हैं, ठीक है? और इसको लेके क्या क्या कंसर्न्स रेज किए गए हैं बाय सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। एक तो रिसोर्स क्रंच, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स हो जाएगा, और रिसोर्सेज की कमी की वजह से ये चीज नहीं हो पाती है, और बर्डन बढ़ जाएगा, ठीक, बर्डन बढ़ जाएगा बिकॉज अपील्स और पिटिशंस बढ़ जाएंगी, ठीक है। जैसे डायरेक्टली अगर हम हमें कोर्ट जाना हो तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे, नॉर्मली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे, बट जब अगर विलेज विलेज न्यायालय है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नीचे आता है, ठीक है, वो नीचे आता है, तो इसमें जो भी डिसीजन होंगे उसकी अपील जाएंगी सीधा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अपील जा रही होगी हाई कोर्ट, ऐसे करके अपील्स और रिट पिटीशन ज्यादा बढ़ जाएंगे। विलेज जो ग्राम न्यायालय है उसके डिसीजन अलग होंगे, के अलग होंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के भी अलग होंगे, तो ऐसे ही करके रिट पिटीशन बढ़ती जाएगी और अपील भी बढ़ती जाएगी। तो इसका फीचर्स वगैरह देखने की आपको जरूरत है, काम का नहीं है। इन टॉपिक से पहले भी कोई खास क्वेश्चन नहीं पूछेगी। तो इसके बाद आया सिटीजन वाला पार्ट, ये काम करने कैन इजीली लीव इट। उसके बाद यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, ये भी काम करनी है। इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन, ये भी काम करनी है, ठीक है। तो हमारा जो पार्ट था पॉलिटी गवर्नेंस वाला वो हो गया। क्या करें इसको, आपको उसके बारे में बता दिया कि कौन सी चीजें पढ़नी है, और आपने देखा होगा नियरली 1 से 2 पेज खींच के हमारा पॉलिटी वाले पोर्शन में था पढ़ने वाला, और इसमें टोटल पेजेस कितने थे, वही 10 पेजेस आसपास थे, जिसमें से एक एक पेज खींच के हमारा पढ़ने वाला था। क्या आईआर वाला हो गया, आईआर वाले में आपको काफी कम चीजें पढ़नी है, ठीक है। इसमें आपको पता होना चाहिए लोकेशन, गलवान वाली, हॉट स्प्रिंग, कोगरा एंड साउथ बैंक ऑफ पैंगोंग सो। इसमें इंडिया चाइना बॉर्डर में है ये सारी लोकेशंस, यू यू हैव टू नो अबाउट दिस लोकेशंस।
कौन सी चीज़ कहाँ पे लाई करती है, ठीक है? इसके बारे में पता होना चाहिए, इसको लेके अगर आपको पता नहीं है देन आपको ये चीज़ दिक्कत दे सकती है, बिकॉज़ अगर आप देखें हमारा जो प्रीलिम्स का पेपर है उसमें बेसिक न्यूज़ पे चीज़ें आती हैं, ठीक है? तो इस पे वो पूछ सकता है कि डेमचोक कहाँ पे है, ठीक है? या तो ये पूछ सकते हैं डेमचोक ये यूक्रेन और रशिया में है, यूक्रेन एंड रशिया में है क्या? इसको ऐसे मैच मैच द फॉलोइंग भी दे सकता है, वन पेयर टू पेयर वाला भी दे सकता है। इस चीज़ के बारे में आपको स्पेसिफिकली पता होना चाहिए। डेमचोक कहाँ पे है? बिटवीन इंडिया एंड चाइना। और ये न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज़ इंडिया और चाइना की पीस चल रही थी, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा इस काइंड ऑफ क्या बोलते हैं, एक टसल वो हुई थी, स्टैंड दोनों के बीच में दोनों के बीच में डिसएंगेजमेंट हुई थी, ठीक है, बॉर्डर्स पे, एलएसी पे। तो उसकी वजह से ये न्यूज़ में थी, ये प्लेसेस। तो आपको पता होना चाहिए सियाचिन कहाँ पे है, लेह से नॉर्थ, नॉर्थ प्लेस पे, ठीक है, लेह से नॉर्थ पे। फिर उसके बाद डेप्सांग प्लेन्स भी पता होना चाहिए, गलवान वैली तो पता होगा आपको कहीं हद तक। फिर पैंगोंगसो, डैमचौक एंड बस यही प्लेसेस, ठीक है। तो इन प्लेसेस के बारे में पता होना चाहिए, ये आपको प्रीलिम्स में काम आएंगे। और उसके बाद आप ये देख सकते हैं डोकलाम, डोकलाम ट्राई जंक्शन कहाँ पे है। उसके बाद कौन कौन सी स्टेट्स बॉर्डर करती हैं चाइना, ये आप देख सकते हैं। ये ज़्यादा काम का नहीं है, बट फॉर योर बेसिक नॉलेज इट इज़ यूजफुल। फिर इसके बाद स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, इफ़ यू नो तो बहुत बढ़िया चीज़ है। आपको पता होना चाहिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स क्या है। तो ये हमारे प्रीलिम्स के लिए काम का है, प्रीलिम्स में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड आफ्टर देन वेयर वी आर नाउ, इसमें या इस्लामी स्लाइसिंग स्ट्रैटेजी आपको पता होना चाहिए, कौन सी कंट्री इसको यूज़ करती है और इसका तरीका क्या होता है, इस्लामी स्लाइसिंग स्ट्रैटेजी। और ये प्रीलिम्स के लिए है काम का, तभी मैंने रेड हाईलाइटर से मार्क किया हुआ है। तो ये हो गया। फिर इसके बाद इंडिया एंड मालदीव्स वाला के रिलेशनशिप, इसमें आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि मालदीव्स में दो सी के बारे में, एक सी है क्या, कोमोरियन सी, कोमोरियन सी, एंड आफ्टर देन देयर इज वन सुवादिवा, सुवादिवा चैनल, ठीक है। इसके बारे में पता होना चाहिए। कभी अगर न्यूज़ में आ गया तो आपको लगभग थोड़ा सा एक एक पिक्चर रहे कि ये कहाँ पे है, ठीक है। बिकॉज नॉर्मली जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो इसमें हम मैपिंग के टाइम पे ये चीज़ें इस तरीके से कवर नहीं करते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें भी कवर हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ रह जाती है। तो कोमोरियन सी और सुवादीवा चैनल, एंड आफ्टर देन आपको पता ये करेंसी से आपको लेके एग्रीमेंट हुआ है बिटवीन इंडियन मालदीव्स, ठीक है। तो ये वाला हो गया, ये भी प्रीलिम्स के लिए क्योंकि रेड हाईलाइटर से मार्क है। उसके बाद आ गया चैलेंजेस क्या क्या है इन बायलैटरल रिलेशनशिप ऑफ इंडिया एंड मालदीव्स, ठीक है। इन दोनों के बीच में चैलेंजेस क्या क्या है, और ये न्यूज़ में भी थे। फिर एक आया चाइना का स्ट्रैटेजिक फुटप्रिंट, ठीक है। चाइना की जो क्या बोलते हैं उसको, एंगेजमेंट इन इंडियन ओशन इज इंक्रीजिंग, और उसके लिए वो यूज़ कर रहा है बीच में श्रीलंका को, मालदीव्स को और कुछ और कंट्रीज को, ठीक है। एंड उसके बाद रेडिकलाइजेशन, रेडिकलाइजेशन कहाँ पे, मालदीव्स में, ठीक है, इस्लामिक रेडिकलाइजेशन। एंड उसको बैक ऑन कर रहा है पाकिस्तानी बेस्ड जिहादी टेरर ग्रुप्स, ठीक है। तो ये आ गया हमारी चैलेंजेस बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स के वो रिलेशनशिप, ठीक है। तो इसके बाद यह हो गया। और स्ट्रेंथन कैसे कर सकते हैं, कॉपरेशन करके, ठीक है। जैसे इंडिया और मालदीव्स, अभी एक रिसेंट प्रोजेक्ट था जो मालदीव्स का था, जो वाटर प्यूरिफिकेशन पे था, उस पे इंडिया को उन्होंने प्रोजेक्ट दिया गया है वो, ठीक है। और इंडिया फाइनेंशियल एड भी बढ़ा है तो उसकी वजह से भी उनके रिलेशन ठीक हो सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद इंडियन कनाडा रिलेशनशिप, इसमें आपको पता होना चाहिए डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होती क्या है और ये कौन से कन्वेंशन में इंट्रोड्यूस हुई थी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, ठीक है। ये हुई थी वेना कन्वेंशन जो आया था 1961 में, ठीक है। और अभी आपको पता है कि कनाडा और इंडिया के बीच में काफ़ी इश्यूज चल रहे थे, और इनके जो डिप्लोमेट्स हैं उनको भी अपनी अपनी कंट्री से वापस भेजा गया था दोनों कंट्री द्वारा, ठीक है। तो ये था इसमें।
और इसके बाद एक 5 आई अलायंस, ठीक है, ये मल्टीलेटरल इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क ऑफ कंट्रीज है, जिसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, इसमें आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, जिसमें यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ठीक है, जिसमें ये क्या करते हैं, ये करती है इंटेलिजेंस, जो इंटेलिजेंस वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, इंटेलिजेंस डाटा को शेयर करती है एक दूसरे से, ठीक है। तो इस 5 आई अलायंस में यही चीज़ होती है, ठीक है। आपको बस कंट्रीज का नाम पता होगा तो बस मोर देन सफिशिएंट, बस उतना ही है, ठीक है। फिर एशियन के बारे में पता होना चाहिए कि एशियन में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। इसको आप निमोनिक, निमोनिक होता है इनका फर्स्ट लेटर को एक मिला के एक वर्ड फॉर्म बना सकते हैं और उसको याद कर सकते हैं, ठीक है। एज ए निमोनिक आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये टोटल है 10 कंट्रीज। और ये इस्टेब्लिश कब हुआ था, ये एशियन डिक्लेरेशन ये हुआ था 1967 में, और कहाँ हुआ था, बैंकॉक में, ठीक है। तो ये रहा हेडक्वार्टर इसका, जकार्ता इंडोनेशिया में है, बस ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है इसको। और इसमें दिए गए हैं 10 पॉइंट प्लान टू स्ट्रेंथन इंडियन एशियन टाइज, ठीक है। ये ज़्यादा काम का नहीं है बट स्टिल आप देख सकते हैं मीन्स में ये चीज़ काम भी आ सकती है, ठीक है। ये पॉइंटर्स आप इनको कोट भी कर सकते हैं, इन पॉइंटर्स को, अगर आपको इंडिया और एशियन के रिलेशनशिप से कुछ भी क्वेश्चन आते हैं, कुछ भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप इस चीज़ को डेफिनेटली पुट कर सकते हैं। और फिर इंपॉर्टेंस क्या है एशियन की फॉर इंडिया, ठीक है, ये काम का है, मीन्स में हम यूज़ करेंगे और कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है, इकोनॉमिक पार्टनरशिप एंड ट्रेड, ठीक है। इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, नहीं सॉरी, एशियन इज इंडिया फोर्थ ट्रेडिंग पार्टनर, फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, ठीक है। एशियन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, ठीक है। कन्वर्जेंस इंडो इंडो पैसिफिक पॉलिसी को लेके, और इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसको लेके भी एशियन इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद कनेक्टिविटी विद नॉर्थ ईस्ट, जो आपको पता होगा सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ठीक है। उस कॉरिडोर को मतलब वही एक कॉरिडोर है जिसकी वजह से इंडिया और नॉर्थ ईस्ट, मतलब मेनलैंड इंडिया और नॉर्थ ईस्ट का जो कनेक्शन है वो उसी कॉरिडोर से होता है, ठीक है। और वो काफ़ी पतला कॉरिडोर है, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कि कोई उस पर अटैक ना करते, अटैक कौन ही करेगा, चाइना ही करेगा, तो उसको वो करने के लिए, अवॉइड करने के लिए कि इंडिया और नॉर्थ ईस्ट का कनेक्शन कभी टूटे नहीं, तो इंडिया यूज़ कर सकता है एशियन कंट्रीज़ को। एशियन कंट्रीज़ में कौन, या ऐसे म्यांमार को यूज़ कर सकता है और बांग्लादेश को यूज़ कर सकता है, जिससे उसकी जो कनेक्टिविटी है विद नॉर्थ ईस्ट पार्ट वो काफ़ी अच्छी हो जाए। जिसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, ये भी है, ये कालादाम मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। इस पे लास्ट टाइम नहीं पहले एक क्वेश्चन भी आया हुआ कि ये किस किस को कनेक्ट करता है, ठीक है। और इसके बाद आ गया चाइना के इन्फ्लुएंस को बैलेंस करने के लिए एशियन कंट्रीज के साथ पार्टनरशिप इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और ये हो गया हमारा चैलेंजेस एंड ऑल, ज़रूरत नहीं है ज़्यादा पूछने की। उसके बाद आ गया ब्रिक्स वाला। ब्रिक्स में आपको पता होना चाहिए कि रिसेंट डिक्लेरेशन कौन सा था, कजान डिक्लेरेशन, जो अभी हुआ है रशिया में, ठीक है। दैट वाज हैपन इन रशिया। और आप अगर आप देखना चाहें पिलर ऑफ कोऑपरेशन, मतलब ब्रिक्स में कौन कौन से 3 पिलर्स ऑफ कोऑपरेशन है, क्या पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी, फिर इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल, फिर इसके बाद कल्चरल एंड पीपल टू पीपल कोऑपरेशन। या तो बस यही है, इसको आप देखना चाहें देख सकते हैं बट ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपको ब्रिक्स के लिए काफ़ी, ठीक है, तो ये है 3 पिलर्स ऑफ कॉपरेशन इन ब्रिक्स। और रिसेंटली आपको पता होगा कि ब्रिक्स में 5 और मेंबर ज्वाइन किए गए हैं, ठीक है, जिसको अब हम बोलते हैं, जिससे इस ग्रुप का नाम ब्रिक्स से हो गया ब्रिक्स प्लस, ठीक है। और कौन कौन से मेंबर्स हैं वो, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी एंड यूएई, ठीक है, 5 कंट्रीज है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और एज एन इंट्रोडक्शन इन मेंस आप यूज कर सकते हैं, जैसे ब्रिक्स रिप्रेजेंट क्या क्या करता है, 45% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, और 73 सॉरी 37.3% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी, ठीक, तो होल्ड करता है, हेल्ड करता है, तो इस चीज को आप यूज कर सकते हैं एज एन डाटा
डाटा, चाहे इंट्रोडक्शन में बोलो या मेन बॉडी में बोलो, अगर आपको ब्रिक्स पे कोई भी क्वेश्चन ब्रिक्स पे कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इस चीज को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपको ये 5 न्यू मेंबर्स पता होना चाहिए। मैंने ब्लू कलर से इसलिए मार्क किया है, ये प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए काम कर रहा है। बॉयज टू ग्लोबल चैलेंजेस क्या क्या है ब्रिक्स का? अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पोटेंशियल, जिसमें आ जाता है इंट्रा ब्रिक्स ट्रेड, इसको आप देख लें। डी डॉलराइजेशन का भी बात हो रही थी कि ब्रिक्स कंट्रीज अपनी न्यू करेंसी निकालने वाले हैं, वो चीज़ अभी नहीं हुई है। और उसके बाद की इनेबिलिटी है इनकी कि ये ऑल्टरनेटिव ग्लोबल फाइनेंशियल नहीं बना पाए, जैसे वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ हैं। ये चीज़ें ये नहीं बना पाए, तो ये बना सकते हैं बट ये बना नहीं पाए। उसके बाद ये जो कंट्रीज हैं ये साथ में इकट्ठा साथ में एज एन ब्लॉक नहीं काम करती हैं वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को वो करने के लिए, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए इकट्ठा काम नहीं करती एज एन ब्लॉक, एज एन वन ब्लॉक। ठीक है, वो भी इनकी लिमिटेशंस है इस ग्रुपिंग की, और लिमिटेड कॉपरेशन है वेरी स्पेसिफिक एरियाज। कुछ ही एरियाज में इनकी कॉपरेशन है, बाकियों में इनके कॉपरेशन काफी कम है। जैसे कुछ चीजें देख लें, क्लाइमेट चेंज में दे हैव नो कॉपरेशन क्लियर, ट्रेड में बोलो, ग्लोबल सिक्योरिटी को लेके, इन तीनों चीजों में भी इनका कोई कॉपरेशन नहीं है इन कंट्रीज का। तो चलिए आगे आगे आगे, देयर वी आर इंडिया उज्बेकिस्तान रिलेशन पे बस क्या पता होना चाहिए, मिलिट्री एक्सरसाइज। और ये चीज आप देख रहे होंगे, ये चीज मैं इसलिए मार्क करा रहा हूँ, आप रिसेंटली देख रहे होंगे, रिसेंट 2 to 3 years से मिलिट्री एक्सरसाइज पे काफी क्वेश्चन आ रहे हैं। इस बार भी नियरली 3 क्वेश्चंस आर फ्रॉम मिलिट्री एक्सरसाइजेस और मिलिट्री बैकग्राउंड से। इस इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है वो होती है टेस्टली, आप देख लेना। ठीक है, मैं बस ये बता रहा हूँ कौन कौन सी चीजें पढ़नी है। वरना ये वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है। तो so to keep this video short, I have to just be limited in this video. I have to keep my things limited. एंड उसके बाद ये देखते हैं कमेटी ऑफ 10 ग्रुप्स। ये बस आपको नाम पता होना चाहिए, L69 ग्रुपिंग क्या होती है, ठीक है, कौन कौन सी कंट्रीज इसमें आती है, ठीक है। उसके बाद C10 पता होना चाहिए, जो होती है किसकी, सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की, ठीक है, मीटिंग्स होती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आ गया यूके हैंड सॉवरेनिटी। उसके बाद ये शागोस आइलैंड वाला, शाइकोस आइलैंड, ठीक है। शाइकोस आइलैंड में क्या आता है, डियागो गार्सिया, जो कंट्रोल कौन करता है, यूके कंट्रोल करता है। बट रिसेंटली किसने उसको रिसेंटली मॉरिशस को वो वापस मिल गया है, ठीक है। और डियागो गार्सिया पे यूएस का क्या है, यूएस का मिलिट्री बेस है, जहाँ पे वो, जिससे वो इंडियन ओशन पे ऑपरेट करता है, ठीक है। और इसी को हम शागोस आर्किपेलागो बोलते हैं। हाँ, तो ये हो गया। इसके बाद आ गया फिलाडेल्फी कॉरिडोर। ये कहाँ पे है, ये है इन राफा क्रॉसिंग, ठीक है। फिलाडेल्फी कॉरिडोर आपको बस पता होना चाहिए, इट्स इन इसराइल एंड गाजा, ठीक है। इसराइल एंड गाजा बोल दो या इसराइल और इजिप्ट बोल दो, सीधा नहीं, काइंड ऑफ बोलो कि जो गाजा स्ट्रिप है, गाजा स्ट्रिप और इजिप्ट के बीच में है फिलाडेल्फी कॉरिडोर, ठीक है। तो बस आपको ये पता होना चाहिए, इसकी पोजीशन पता होनी चाहिए, और पता होना चाहिए कि कहाँ पे ये लाई करता है, ठीक है। तो हमारा ये वाला भी होगा, आईआर वाला। नाउ अब हम देखने वाले हैं इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स में अभी जो सबसे पहला है सब टॉपिक वो है नोबेल प्राइज़। अभी रिसेंटली हर एक सब्जेक्ट में नोबेल प्राइजेस मिले हुए हैं, तो वो चीज़ आपको साइंस टेक में भी आगे मिलेगी और बाकी चीज़ों में मिलेगी, ठीक है। तो नोबेल प्राइज़ जो इकोनॉमिक्स में मिला वो मिला है कि इम्पोर्टेंस क्या है इंस्टीट्यूशंस की फॉर द सेक ऑफ कंट्रीज, फॉर द कंट्रीज प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। कंट्री की प्रॉस्पेरिटी के लिए जो इंस्टीट्यूशंस है वो किस काम आते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को लेके नोबेल प्राइज़ मिला गया है, ठीक है। तो इसमें ये मैंने मार्क किया रेड हाईलाइटर से, ये प्रीलिम्स के लिए काम का है कि
एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद ठीक है। और इसके बाद ये जैसे रेगुलेशन को लेके ये दिया हुआ है कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ इंडिया। और कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ इंडिया क्या करता है, फेयर कंपटीशन एंड प्रिवेंट करता है मोनोपोलीज वगैरह नहीं हो, ठीक है। तो ये चीज़ क्या करती है, ये चीज़ करती है कि जिसकी वजह से कंपटीशन बना रहे कंपनीज के बीच में, कंपनीज या किसी भी चीज़ के बीच में कोई मोनोपोली किसी एक कंट्री, एक कंपनी या किसी भी चीज़ की नहीं हो, ठीक है। और उसके बाद ये आगे जाते हैं हम ना, जो अब हम और इम्पोर्टेंट पार्ट देखने वाले हैं वो है ये इंडिया ने कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो इसमें आ गया, आपको पता होना चाहिए, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, ठीक है, जिसमें नेशनलाइज करे थे सारे बैंक्स को। नेशनलाइज मीन्स गवर्नमेंट अपने अंडर ला रही थी बैंक्स को, ठीक है। तो वो हो गया। तो आपको ये स्टेप्स पता होने चाहिए बिकॉज स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, इनको आप अपने मेंस में यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद एलपीजी रिफॉर्म्स, ठीक है, ये भी इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ किए गए थे, ठीक है। फिर इसके बाद ईडी को, ईडी पे, ठीक है, ईडी वाला भी इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ही स्टेप लिया गया था। इसमें ईडी को फॉर्म किया गया था टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग एंड सॉरी क्या है, एंड अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए एक ईडी को फॉर्म किया था। तो इसी के हिसाब से, इसी के साथ जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी एंड एस्टिमेट कमेटी रिव्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसीज, ठीक है, पार्लियामेंट्री कमेटीज भी इसी का स्टेप है। एक इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन को इम्प्रूव और स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये स्टेप्स इंडिया में लिए गए हैं अभी तक। एंड इसके साथ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए गए हैं, डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, फिर ग्रेवियंस रिड्रेसल एंड सो ऑन, ठीक है। ये ज़्यादा काम करनी है, बट ये स्मॉल स्मॉल चीज़ें पता होनी चाहिए कि इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं। और आप उनमें एग्जांपल दे सकते हैं कि इंडिया में कौन कौन से स्टेप लिए गए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यूज़ आ सकती है। तो ये वाला हो गया हमारा इकोनॉमिक्स का फर्स्ट सब टॉपिक। उसके बाद आ गया बी रेडी इंडेक्स। इसमें मैंने रेड से मार्क किया हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये इंडेक्स देता कौन है, वो देता वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो तभी रेड से किया हाईलाइट। एंड इसके बाद इसमें कुछ खास पढ़ने वाला नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको जो इसमें चीज़ें देखनी हैं वो, चलो इसमें इतना ही था। उसके बाद आते हैं स्केलिंग ऑफ इंडिया स्मॉल कंपनीज, ठीक है। इसमें भी आपका काम का कुछ भी नहीं है, तो इसको आप लीव कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद आता है पीएम गति शक्ति, ठीक है। तो इसको लेके आपको पता होना चाहिए कि लॉन्च कब हुआ था, बिकॉज अगर कभी मेंस में जो चीज़ें पहले भी पिछले प्लान्स हो गए या स्कीम्स हो गए, उन पे भी कभी कभी क्वेश्चन आता है, और पीएम गति शक्ति पे पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है एक, ठीक है। तो इसके इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि गति शक्ति प्लान असली में था क्या, ठीक है। तो इसमें जो बाकी ये हैं क्या बोलते हैं, इसमें मेन अप्रोच क्या थी, जो 7 इंजन्स, इसमें 7 इंजन्स बोला गया, बट जो 7 डिफरेंट डिफरेंट वो हैं, क्या बोलते हैं उसको, अलग अलग चीज़ों को एक जगह कंबाइन किया गया था। जैसे रेलवे, रोड्स हो गया, पोर्ट्स हो गए, वाटरवेज, एयरपोर्ट, मास ट्रांसपोर्ट, ये चलो ये तो साइड की चीज़ें, मास ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर ये अलग है। बट ये जो मेन है ये चीज़ें, रेलवे, रोड्स, पोर्ट्स हो गया, एयरपोर्ट हो गया और वाटरवेज, मेन है कि इनको एक जगह लाया गया, ठीक है। और इस पे जो काम हो रहा है वो इसी प्लान के द्वारा हो रहा है, वो है पीएम गति शक्ति। इसमें जो फोकस किया जाएगा वो इन चीज़ों पे किया जाएगा, और इनके इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है वो पता होना चाहिए। एक है ईज ऑफ लिविंग, इसके बाद तो तभी मैंने इसको येलो से मार्क किया हुआ है, और ये आपको अपने मेंस में काम आएगा, तभी येलो से किया होगा, ठीक है। तो पीएम गति शक्ति के बारे में आपको पता होना चाहिए, वो आप देख सकते हैं मैंने मार्क किया हुआ है, जितना उतना ही पढ़े तो वो आपके लिए सफिशिएंट होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ हियर वी आर। तो पीएम गति शक्ति में आपको बस इतना ही पढ़ना था, ठीक है, बाकी चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर इफ़ यू हैव टाइम तो आप देख सकते हैं कि इंडिया अपने गति शक्ति प्लान को कैसे
की गति शक्ति की इम्प्लीमेंटेशन को कैसे इम्प्रूव कर सकता है, ठीक है। तो वो चीज़ देख सकते हैं, सिंप्लीफाई ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर एंड आफ्टर देन एड्रेस सर्टेन की इश्यूज, एंड ये चीज़ें देख सकते हैं। और अपने मेंस में भी इसको काम ला सकते हैं, ठीक है। तो मेंस में कुछ चीज़ें तभी भी काम आती हैं जैसे हमने कभी की चीज़ पढ़ी होगी है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक बता रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको पढ़नी है, अगर आप उनको पढ़ते हैं तो कभी कभी आंसर लिखते टाइम आपको वो चीज़ रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है, कभी याद आ जाती है, तो आप उस पॉइंट को फिर लिख सकते हैं। तो तभी मैं बोल रहा हूँ ये चीज़ें आप ध्यान पे दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप उस चीज़ को रिकॉल कर पाए एग्ज़ाम टाइम में, दैट वाज गुड। अगर नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड उसके बाद 10 ईयर प्लान ऑफ मेक इन इंडिया, इसमें आपको पता होना चाहिए इसका एम क्या था, ठीक है, कि वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव था, जिसमें ट्रांसफॉर्म कर रहे थे इंडिया को एज एन मैन्युफैक्चरिंग हब, ठीक है, जिससे इंडिया में बाकी चीज़ें मैन्युफैक्चर हों। तो इसी का मेन मेक इन इंडिया का मेन इनिशिएटिव यही था, ठीक है, वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव। एंड इसके बाद में ये बताया हुआ है कि क्या क्या चीज़ें ऑब्जेक्टिव थे, क्या क्या एम थे, क्या क्या करेंगे, ठीक है। तो ये आपके काम का नहीं है। एक चीज़ देख सकते हैं, ये आपके काम की है कि इंडिया जो है वो है फोर्थ लार्जेस्ट रीन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर इन वर्ल्ड, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं, ज़्यादा देखने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर याद होता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसमें इतना ही था, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आगे आया पॉवर्टी इन इंडिया। पॉवर्टी इन इंडिया में आपको कुछ कुछ ये जो है, जैसे हेड काउंट रेशो क्या होता है, तो ये जो डेफिनेशन है, यू हैव टू नो दिस थिंग्स। कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है हमारे प्रीलिम्स में, तो इसमें मैंने मार्क नहीं किया हुआ, बट आप ये चीज़ देख लें। उसके बाद फैक्टर्स, फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, रैंक पॉवर्टी इन इंडिया, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं इंडिया में पॉवर्टी को लेके। एक हिस्टोरियल रीजन, एंड आफ्टर देन लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है, फिर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। और इसके साथ साथ आप इसके एग्जाम्पल्स भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इंडिया का जो टॉप 10% जो पॉपुलेशन है, टॉप 10 रिचेस्ट पॉपुलेशन, वो होल्ड करती है 77% ऑफ टोटल नेशनल वेल्थ, ठीक है। और सोशल इनइक्वालिटी को लेके ये आप एग्जाम्पल भी पुट कर सकते हैं कि इंडिया हैज 53% ऑफ वीमेन आउटसाइड द लेबर फोर्स ड्यू टू केयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई। और ये इंडियन लेबर ऑर्गन, शायद से इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का होगा, ठीक है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, इसको आप देख लेना। एंड इसके बाद बस पॉवर्टी का इतना ही था। और इस चीज़ को, ये जो है कोट, पॉवर्टी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस, एंड दैट वाज गिवन बाय महात्मा गांधी, ठीक है। इसको आप अपने एथिक्स में यूज़ कर सकते हैं। या अगर पॉवर्टी पे कुछ, जैसे कुछ आपको ऐसे में कुछ आया तो आप उसमें भी ऐसे ये कोट्स लिख सकते हैं, पॉवर्टी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस, ठीक है। तो ये वाला हो गया है हमारा। इस ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। आप ये वाला देख सकते हैं WPI, मैंने इसमें मार्क नहीं किया हुआ, बट अगर आपने अपने IR वाले पार्ट में ये चीज़ें नहीं पढ़ी है तो आप देख सकते हैं, इट्स स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ UN, और इस्टेब्लिश हुआ था 1967। ये ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट आप ये चीज़ देख सकते हैं कि ये करता क्या है, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिस्टम को वो देखता है, ठीक है। जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह होते हैं तो उधर ये देखता, टेक केयर होता है उस चीज़ पे। फंक्शंस वगैरह ज़्यादा देखने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप देख लें कि ये जो है WPI, ये कौन कौन से इंडेक्स देता है, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं, ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद 3.8 नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल। एडिबल ऑयल में कौन सा ऑयल सीड की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो है प्लान, वो 6 ईयर प्लान है, 24 से लेके 30 तक का ये प्लान है, 31 तक का मेनली, ठीक है। इसमें आपको क्या होना चाहिए कि इस प्लान का फोकस क्या है, इंक्रीज करना प्रोडक्टिविटी ऑफ की प्राइमरी ऑयल्स क्रॉप्स। और इंडिया में कौन कौन से ऑयल क्रॉप्स है, एक आ गया रेप सीड,
रेपसीड जिसको मस्टर्ड, रेपसीड मस्टर्ड, फिर ग्राउंडनट, सोयाबीन, सनफ्लावर एंड सिसमन सिसमम। ठीक है, तो ये हैं जिन पे फोकस किया जाएगा। ठीक है, ये प्राइमरी ऑयल ऑयल सीड क्रॉप्स है इंडिया। ठीक है, तो इस पे पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ऑयल सीड पे कि एमएसपी को लेके हुआ है कि मैं भी शायद से रेप सीड पे पूछा था कि इस पे एमएसपी है या नहीं है। ठीक है, बट काफ़ी ज़्यादा वो ऑयल सीड्स हैं जिन पे मेनली एमएसपी हमें मिलता है। ठीक है, तो इसके बाद आप देख सकते हैं ये डाटा, अगर आप यूज़ करना चाहें, अगर आपको एडिबल ऑयल पे मीन्स पे क्वेश्चन आता है देन यू कैन डेफिनेटली राइट इट कि इंडिया क्या फोर्थ लार्जेस्ट प्लेयर इन ग्लोबल एडिबल वेजिटेबल सेक्टर और ऑयल ऑयल सेक्टर सॉरी। ठीक है, इसके बाद लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ वेजिटेबल ऑयल ग्लोबली, सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है इंडिया, इंडिया वर्ल्ड में। ठीक है, तो चलिए आगे। फिर इसके बाद जो मैं आपको बोल रहा था, इस पे पहले भी क्वेश्चन आया था, इधर PYQ आया था पहले कि कौन कौन से ऑयल सीड पे एमएसपी मिलता है, और उनका नाम आपको याद जरूर रखना है। इनको हम निमोनिक को यूज़ करके नाइस के नाम याद कर सकते हो। ठीक है, ग्राउंड नट, सनफ्लावर, सोयाबीन, सिसमे इस पे आता है, नाइजर सीड पे क्वेश्चन आया था पहले। फिर रेप सीड हो गया, मस्टर्ड एंड सफ्लॉर। ठीक है, तो इन पे मिलता है एमएसपी इंडिया में, जिसको बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो हमारे फार्मर्स को मिलता है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट, शॉर्ट्स वाला पार्ट आपको देखने काफ़ी, ये भी नहीं देखना आपको, इसको आप आराम से छोड़ सकते हैं। इसके बाद इनपुट टैक्स क्रेडिट, आपको पता होना चाहिए इनपुट टैक्स क्रेडिट किसको मिल रहा है, किसको मिलता है और ये देते क्यों है, किस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, कास्केडिंग इफेक्ट को अवॉइड करने के लिए, जो किस पे होता है, जो एंड कस्टमर होता है, एंड कंज्यूमर जो होता है उस पे पड़ता है टैक्स ऑन टैक्स। और उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, ये देते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट देते हैं, हाँ। ठीक है, और ये तब से ही शुरू हुआ है, तब से जीएसटी लागू हुआ है। अच्छा, तो हाँ, तो अब देखते हैं, ये जो ये रेमिशन वाला पार्ट है ये भी काम का नहीं, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद ये भी आपको ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको पता होना चाहिए कॉल मनी क्या होता है। ठीक है, ये यूज़ कौन करता है, ये करते हैं बैंक्स, बैंक्स या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बोरो करने के लिए या एक दूसरे को उधार में देने के लिए पैसा। ठीक है, बट ये शॉर्ट टर्म मनी होता है, यह आता है मनी मार्केट में। ठीक है, इधर लिखा भी है कॉल मनी मार्केट, और एक कॉल मनी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये था हमारा जो डेफिनेशन, जो हम देखेंगे, ठीक, जो मैंने आपको बताई, और इसको आप यूज़ करेंगे अपने प्रीलिम्स वाले में, तभी इसको रट से हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, तो आपको पता लग गया मेंस में येलो कलर है, येलो हाईलाइट है, और प्रीलिम्स में कौन सा है, रेड वाला। ठीक है, तो आपको समझ आ गया। आप आगे मैं तेज चलूँगा। ठीक है, तेज चलेंगे कि ये पार्ट आपको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना, एंड दैट्स इट। और मेंस के लिए बोलते पढ़ना, वो भी अब थोड़ा तेज ही बताऊंगा मैं, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ मैं, इसमें आपका टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो वो चीज़ ना आपके लिए फ़ायदेमंद है ना मेरे लिए। ठीक है, तो इसके बाद ये आगे फॉरेक्स रिजर्व्स, फिर इसके बाद ये मैंने आरबीआई को लेके मार्क किया हुआ है कि आरबीआई की कौन से एक्ट में आता है। तो आरबीआई का एक ही एक्ट है 1994 वाला। ठीक है, तो और आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से कंपोनेंट्स, कौन कौन सी चीज़ें फॉरेन रिजर्व्स में वो करती हैं, काउंट होती है। ठीक है, इसमें गोल्ड आ गया, और भी फॉरेन करेंसी एसेट्स एंड ऑल आ गया। उसके बाद एसडीआर, ये कौन करता है, आईएमएफ करता है, आईएमएफ इसको प्रिंट करता है या बनाता है काइंड ऑफ, मान लो। फिर रिवर्स ट्रेंच पोजीशन, ये भी एज एन एसेट काउंट होता है हमारे फॉरेक्स रिजर्व में। ठीक है, ये 5 पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन आ जाता है हमारे प्रीलिम्स में। फिर इसके बाद कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से फॉरेस्ट जो फॉरेक्स रिजर्व होता है वो बढ़ता है, एफडीआई, एफपीआई। ठीक है, जितना एक कंट्री में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, उतना उस कंट्री का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो बढ़ता है। ठीक है, और रेमिटेंसीज एंड ऑल। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो बढ़ता है।
एंड आफ्टर देन ये सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग, इसमें भी पहले क्वेश्चन आ चुका है एक बार। ठीक है, तो सभी रेगुलेट करता है जो डोमेस्टिक क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, और उनके नाम हैं CRI, SIL एंड ICRA एंड KRN एसेट्रा। ठीक है, तो जो डोमेस्टिक क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं उनको रेगुलेट करता है सेबी। ठीक है, तो एक दो के आप नाम देख सकते हो जो US बेस्ड रेटिंग एजेंसीज हैं, S&P, मोडी एंड फिंच एंड ऑल। ठीक है, तो चलिए आगे, हमारा यही पार्ट था। तो हमने इकोनॉमिक्स वाले पार्ट में, इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन पे जो हमने देखना था। ठीक है, तो ये हो गया। हाँ, एक और चीज़ है, सॉरी, ये आ गया सेंट्रल सिल्क बोर्ड। ये भी आप देख रहे हैं ना, स्टैट्यूटरी बॉडी है, और कौन से एक्ट से पास किया गया, कौन से एक्ट से ये बॉडी बनी गई है, बनी है काइंड ऑफ। ठीक, फिर ये किस पे लागू, किस पे होता है, कौन कौन से मैटर्स ये देखता है। फिर सिल्क में जो है, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना। ठीक है, तो इस किया हो गया। फिर अभी जेड मोर जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में पता होना चाहिए। रिसेंटली JNK में जो था, नियर जोजिला पास, ठीक है, जोजिला पास, जोजिला टनल, यहाँ टनल प्रोजेक्ट था, उसके आसपास ये था जेड मोर प्रोजेक्ट। इस पे रिसेंटली अटैक किया था मिलिटेंट्स ने। और बस आपको इसकी पोजीशन, वो था, लोकेशन पता होनी चाहिए कि ये श्रीनगर और सोनमर्ग के हाईवे के बीच में है। और मान सकते हैं जो जिला पास प्रोजेक्ट है उसमें ये एक लोकेशन थी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इकोनॉमिक्स वाला पार्ट। इकोनॉमिक्स का भी बर्डन आपका खत्म हो गया। एंड उसके बाद सिक्योरिटी में आते हैं। सिक्योरिटी में आपकी प्रीलिम्स वाली चीज़ें बिल्कुल नहीं है, इसमें सिर्फ मेंस वाली चीज़ें, वो भी काफ़ी कम और स्पेसिफिक चीज़ें, और उसके आगे आपको इसमें नहीं देखना कुछ भी। तो चलिए आगे, पहला आ गया AI एंड डिफेंस। इसमें क्या है कि आपको डेफिनेशन वगैरह पता होना चाहिए कि AI सिस्टम करता क्या है, और ऑफेंसिव फंक्शन इन, और फंक्शंस होते क्या क्या। ठीक है, एक होता है सपोर्टिंग, एक होता है ऑफेंसिव फंक्शन AI सिस्टम का इन डिफेंस। सपोर्टिंग में क्या हो गया, एक इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, नेविगेशन, ठीक है, एनहेंस कमांड एंड कंट्रोल एंड ऑल एटसेट्रा। ठीक है, फिर उसके बाद ऑफेंसिव फंक्शन में आ गया कैरिंग आउट स्ट्राइक्स। ठीक है, एंड बाकी ये सब कुछ सिलेक्टिंग टारगेट एंड ऑल। उसके बाद सिग्निफिकेंस, ठीक है, यू मस्ट नो अबाउट द सिग्निफिकेंस, कि सिग्निफिकेंस क्या क्या है AI को यूज करने की इन डिफेंस एंड सिक्योरिटी पार्ट। पहली बात तो पता होना चाहिए ये करता क्या सिग्निफिकेंस, ये जो वेपन्स एंड ऑल होता है उनको फास्टर प्रिसाइज बना देता है। ठीक है, प्रिसाइज एंड फास्टर बना देता है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी हेल्प होती है। ठीक है, वॉर में, तो इसको भी बढ़ा देता है। ठीक है, टारगेट रिकग्निशन और प्रेसिशन को भी काफ़ी बढ़ा देता है। ठीक है, तो उसके बाद डिसीजन मेकिंग इन बैटलफील्ड एरिया, उसको भी बढ़ाता है बिकॉज ऑफ क्रिटिकल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो इसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हैं प्रोजेक्ट मैवेन, जो US इनिशिएटिव है, तो उसका आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। फिर प्रोटेक्ट करता है साइबर अटैक से। एंड इसमें भी एग्जाम्पल दे सकते हैं प्रोजेक्ट सीकर, जिसको बनाया गया है बाय इंडियन आर्मी, एंड किसके लिए यूज़ करते हैं, सर्वेलेंस के लिए। उसके बाद इश्यूज क्या क्या है, प्रॉब्लम क्या क्या है, क्या क्या है AI को यूज़ करने के लिए इन डिफेंस सेक्टर। एक है, अगर नॉन स्टेट एक्टर्स इनको यूज़ करें, एंड उसके साथ साथ ये चीज़ जो AI को यूज़ कर सकते हैं टू इन्फ्लुएंस टारगेट ग्रुप्स और रेडिकलाइजेशन। ठीक है, रेडिकलाइजेशन के लिए भी AI को यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको लेके एक और इशू है कि कोई इंटरनेशनल लॉ अभी तक बना नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लिख सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक इन योर मेंस पार्ट, तो ये चीज़ें आप कोट कर सकते हैं, और डेफिनेटली आपको हेल्प होने वाली है। और मैं काफ़ी क्रिस्प फॉर्म में आपको चीज़ें दे रहा हूँ, जिससे आपको कम मटेरियल मिल रहा है, और वो मटेरियल मिल रहा है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और मैं छांट के चीज़ें आपको दे रहा हूँ, और यही चीज़ें आपको पढ़नी है, इसके बारे आपको देखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और मैं ये चीज़ दावे से कह सकता हूँ कि ये चीज़ आपको हेल्प करने वाली है अपने मेंस वाले पार्ट में है। ठीक है, इसके बाद नॉन काइनेटिक वॉरफेयर,
इसमें जो नॉन काइनेटिक वॉरफेयर है, इसमें वो चीज़ें आती हैं, इसकी आपको डेफिनेशन काइंड ऑफ पता होनी चाहिए, बिकॉज ये रिसेंटली न्यूज़ में भी था। जो ये पेजर ब्लास्ट हो रहा है, जो लेबनान में हुआ, किसने करवाया? इसराइल ने। तो ये भी नॉन काइनेटिक वॉरफेयर का ही एग्जाम्पल है। और इसमें ये नॉन काइनेटिक वॉरफेयर होता है क्या है, जो मिलिट्री टैक्टिक्स से परे होते हैं, ठीक है, और ऊपर होते हैं, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर आ गया, एंड साइबर इंफॉर्मेशन, साइकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक एंड सो ऑन, ठीक है। ये चीज़ें आती हैं नॉन काइनेटिक या हाइब्रिड वॉरफेयर में, ठीक है। तो इसमें पेजर ब्लास्ट को लेके आपको पता होना चाहिए, पेजर ब्लास्ट। उसके बाद emerging threats for India that call for non-kinetic warfare readiness, ठीक है। ये ज़्यादा काम का नहीं, इसको आप लीव कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद डेफ कनेक्ट 4.0, ये भी देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, बट ये जो है MQ-9B रैप्टर ड्रोन, ठीक है, रैप्टर ड्रोन होते हैं, ये हमने प्रोक्योर किए कहाँ से? यूएस से। एंड इसके बारे में आपको बताना चाहिए कि इनका मतलब इनका ऑब्जेक्ट काइंड ऑफ इनके फीचर क्या क्या, ठीक है। हाई ऑल्टीट्यूड पे ये वो करते हैं, ऑपरेट करते हैं, ठीक है। ऑपरेट कहाँ करते हैं? हाई अल्टीट्यूड में। और दो वेरिएंट है, एक स्काई स्काई गार्डियन है, सी गार्डियन, ठीक है। और सी गार्डियन किसके लिए यूज़ होता है? ये यूज़ करते हैं हम, ये यूज़ कर सकते हैं किसके लिए? सबमरीन्स को वो डिटेक्ट करने के लिए, और सबमरीन के अगेंस्ट इसको यूज़ करते हैं। एंड ये वाला पार्ट हो गया, इसमें आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। ड्रैगन ड्रोन एंड ऑल, ये ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आ गया एक्सरसाइजेस। जो कसिंग एक्सरसाइज है वो होती है इंडिया कजाकिस्तान के बीच में। ये आपको इसके जो स्टार्टिंग का जो वर्ड है, मतलब प्रीफिक्स और सफिक्स से ही पता लग रहा है कजाकिस्तान और इंडिया की बात कर रहे हैं। और ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, और ये कहाँ हुई है? ये हुई है उत्तराखंड औली में, ठीक है। तो ये हमारा है पार्ट प्रीलिम्स वाला, ये मालाबार एक्सरसाइज मेरे टाइम एक्सरसाइज है, ठीक है। तो इसके बाद नसीम अलबार, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंडियन नेवी और ओमान की नेवी के बीच में होती है, और कहाँ हुई है? और आपको पता होना चाहिए कि एक्सरसाइज का नाम क्या है, किसके बीच में हुई है? मिलिट्री है, नेवी है, या मिलिट्री मिलिट्री नेवी या आर्मी, नहीं सॉरी, मिलिट्री है, नेवी है, या कौन सी है? एयरफोर्स, ठीक है, एयरफोर्स, एयरफोर्स। तो इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, और इसके साथ की कौन सी जगह में हुई है, बिकॉज इस बार का अगर आप पेपर देखेंगे, उसमें आए हैं 3 कॉलम वाले क्वेश्चन, 3 कॉलम वाले, जिसमें अगर मिलिट्री एक्सरसाइज पूछ रहा है तो उसमें ये पूछेगा कि किसके बीच में होती है और हुई कहाँ पे है, ठीक है। तो इसको लेके आपको पता ना होना चाहिए, अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करना चाहते हैं और ठीक करना चाहते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, कि गलत ना हो ऐसे क्वेश्चन, तो आपको ये चीज़ें थोड़ी सी करनी पड़ेंगी और इन पे फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हमारा सिक्योरिटी वाला पार्ट भी हो गया, हमारी 4 सेक्शंस हो गई। आई नो कि वीडियो थोड़ी लंबी जा रही है, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ आपको, बट क्या करें, हमें चीज़ फिनिश करनी है, तो उसके लिए थोड़ा ऊपर नीचे भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो चलिए अब आते हैं इन्वायरमेंट वाले पार्ट में, ठीक है। और इन्वायरमेंट वाले और साइंस टेक में हम थोड़ा जल्दी चलेंगे, ठीक है। इसमें मेरे को बस आपको बताना है कि कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है, ठीक है। इसमें आप अमृत 1 और अमृत 2.0 को देख सकते हैं, और इनका फोकस एरिया क्या था, ठीक है, वो देख लेना। बस इतना ही आपको, ये किसके लिए देखना है? ये देखना है आपको प्रीलिम्स के लिए, तो पीरियड से मार्क क्या हुआ। और चैलेंजेस क्या होते हैं वाटर रिसाइकलिंग और रीयूज यूज़ के, ठीक है। बस ये चीज़ पता होनी चाहिए, ये जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने मार्क कर दिया, कि एनर्जी इंटेंसिव होती है, कि वाटर रिसाइकलिंग और वाटर रीयूज वगैरह। एंड उसके साथ एक सोशल स्टिग्मा और बैरियर होता है रिसाइकल्ड वाटर को यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो ये वाला हो गया, एंड ये चीज़ें पता होनी चाहिए। उसका दे फॉरवर्ड पता होना चाहिए कि टैकल कैसे करना है वाटर रिसाइकलिंग और रीयूज़ को, या अगर कुछ पॉइंटर्स आपके पास होंगे तो आपको हेल्प हो जाएगी अपने मेंस वाले पार्ट में, अगर इन पे कभी भी क्वेश्चन आता है। ये कहते हैं फैसिलिटेट करना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिससे इन्वेस्टमेंट मिल पाए और ये चीज़ें अच्छे से इम्प्लीमेंट हो पाए, ठीक है। और इंसेंटिव्स वगैरह प्रोवाइड करना इकोसिस्टम है, जिससे जो ये जिससे कंपनीज वगैरह हैं वो इस पे रिसर्च डेवलपमेंट ज़्यादा वो करें, पुश करें, ठीक है।
और इस पे इन्वॉल्व करें अपने आप को, और सेटअप करना पड़ेगा वाटर यूज बेंचमार्क फॉर इंडस्ट्रीज। ठीक, एक बेंचमार्क वो करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा इंडस्ट्रीज के लिए, जिससे वो वाटर रीयूज पे थोड़ा ध्यान दे। ठीक है, ज़्यादा वो ना करें, मतलब बेंचमार्क को क्रॉस ना करें। ठीक है, तो उससे भी हेल्प होगी। और काइंड ऑफ जो वाटर क्रेडिट सिस्टम को यूज़ करना पड़ेगा, जिसमें इसकी जो ट्रेडिंग है, वाटर क्रेडिट सिस्टम में जो ट्रेडिंग है उसको भी अलाउड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर किसी का वाटर क्रेडिट ज़्यादा है तो वो दूसरे को बेच भी सकता है कुछ पैसे से। ठीक है, जिससे ये सिस्टम थोड़ा अच्छा हो सकता है, और कंपनीज थोड़ा ध्यान भी देगी इन चीज़ों में। और इसके साथ आपको डेफिनेशन बड़ा पता होना चाहिए कि हाइपर लोकल वेदर फोरकास्टिंग होती क्या है, और ये आपको प्रीलिम्स में आ सकता है, तो ताई मैंने इसको हेड से मार्क किया हुआ है। और नीट क्या है इसकी, ज़्यादा काम का नहीं है, बट ये है कि ट्रॉपिकल एरियाज में काम होता है ये, क्योंकि वेदर की वेरिएबिलिटी इन ट्रॉपिकल एरियाज में काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये वाला हो गया। इसके बाद एक चीज़ एग्जाम्पल आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक? अगर ऐसे ऐसे आपके पास अगर क्वेश्चन आते हैं, एक आ गया मुंबई फ्लड ऐप, जो काइंड ऑफ हाइपर लोकल वेदर वेदर फोरकास्टिंग ऐप है। ठीक है, ये रेनफॉल फोरकास्टिंग और फ्लड मॉनिटरिंग सिस्टम को पोजेस करती है ये चीज़। ठीक है, ये ऐप, और ये डेवलप किसने किया है, ये किया आईआईटी बॉम्बे वालों ने। ठीक है, आईआईटी बॉम्बे ने ये चीज़ बनाई हुई है। ठीक है, तो इसके बाद आगे हम किधर, हम आगे ग्रीन वॉशिंग होती क्या है। ठीक है, तो इसका असली कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, ग्रीन वॉशिंग को लेके मैंने आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। इस पे पहले भी शायद से काइंड ऑफ में भी क्वेश्चन आया या नहीं आया शायद से। इसमें आपको ग्रीन वॉशिंग देखनी है कि होती क्या, और कंपनीज इसको यूज़ करती हैं टू अवॉइड व्हाट, इन्वायरमेंटल क्लेम्स। ठीक है, अपने आप को बताती है कि हम इन्वायरमेंटल फ्रेंडली काम कर रहे हैं, बट असली में वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली काम नहीं करती हैं। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद एनबी स्टैट से भी काम कर रही हैं। एंड इसके बाद ये वाला आया कि ये जो हमारा कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क था, जो कब साइन हुआ था 2022 में। इसमें क्या क्या चीज़ें लाई थी, इसमें लाई थी डिफॉरेस्टेशन को एलिमिनेट करना, और फॉरेस्ट डिग्रेडेशन को भी कम करना, और 30% जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट है उसको रीस्टोर करना है बाय 2030। ठीक है, तो ये इसमें टारगेट सेट किया गया था, और इसी को लेके बात चल रही है कि इसी असेसमेंट को लेके, तो तभी ये चीज़ न्यूज़ में थी। ठीक है, तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि टारगेट, मेन टारगेट क्या था, एलिमिनेट करनी डिफॉरेस्टेशन बाय 2030, और 30% जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट है उसको भी रिस्टोर करने हैं। तो ये वाला हो गया, ये वाला भी, ये वाला भी। उसके बाद ग्रीनिंग ऑफ अंटार्कटिका। ठीक है, तो इसमें बताना चाहिए कि ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन उधर शुरू हुई है। सो मॉस इज ऑल्सो काइंड ऑफ वेजिटेशन, जो आपको दिखती है रॉक्स वगैरह पे। ठीक है, और ये किसकी वजह से हो रही है, वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है। और जो ग्लोबल वार्मिंग उस रीजन में, अंटार्कटिका वाले रीजन में, वो फास्टर है एज कम्पेयर टू द ग्लोबल एवरेज। ठीक है, ग्लोबल एवरेज जो है उससे ज़्यादा फास्टर वार्मिंग किधर हो रही है, अंटार्कटिका वाले पोर्शन में। यहाँ पे ग्लेशियर्स हैं काफ़ी बड़े बड़े, और इसकी वजह से क्या होगा कि मैंने मार्क किया रेड से, कि ये जो एल्बेडो इफेक्ट होता है, जो सनलाइट सन से आती है। ठीक है, जो सनलाइट सन से आती है ज़मीन पे, ठीक है, अर्थ की सरफेस पे, वो जब रिफ्लेक्ट करती है वापस जाती है, जैसी आई है वैसी जाती है, तो उसको बोलते हैं एल्बेडो। और ये किसी वजह से होता है, आइज हो गई। ठीक है, आइज वाइट कलर की होती है, तो वो पूरा जो सनलाइट होती है उसको रिफ्लेक्ट कर देती है। ठीक है, उसको एब्जॉर्ब एंड ऑन नहीं करती है, तो उसको वापस भेज देती है, तो वो होता है एल्बेडो इफेक्ट। बट जब ये आइस ही पिघलने लग गई, ठीक है, और जो ज़मीन है वो अपेयर होने लग गई, या रॉक्स अपेयर होने लग गए, तो वो जो एल्बेडो इफेक्ट है, जो रिफ्लेक्ट होने वाली एबिलिटी है, वो कम हो जाती है। ठीक है, वो काफ़ी कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो सनलाइट है वो एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती है, और उसकी वजह से उस एरिया में हीटिंग भी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये होता है एल्बेडो इफेक्ट। और एल्बेडो इफेक्ट कम होने से जो सनलाइट की रिफ्लेक्शन है वो कम हो जाएगी, और उसकी वजह से वार्मिंग ज़्यादा बढ़ जाएगी उस एरिया में। ठीक है, तो ये हो गया। फिर इसके बाद आपको पता होना चाहिए पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना क्या थी।
जिसमें फोकस क्या था, 1 करोड़ हाउस होल्ड में 300 यूनिट जो बिजली है उसको फ्री पहुंचाना। एंड बाय व्हाट, जिसमें आया था रूफ टॉप सोलर जो इंस्टॉलेशन वाला था वो इसी में था। ठीक है, 1 करोड़ हाउस होल्ड्स में ये चीज़ करनी थी और वो चीज़ चल रही है। और इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन देता है। ठीक है, ये देता है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ठीक है, तो ये वाला हो गया। या इसके बाद कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लेके, कि कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो बिहार में है वो बिहार की सेकंड टाइगर रिजर्व बनाई गई है। ठीक है, तो सेकंड टाइगर रिजर्व बनाई गई है तो उसी की वजह से वो न्यूज़ में है। तो आपकी इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए कि ये बिहार में है। और अगर आप इसके आसपास की और भी लोकेशन थोड़ा प्रिसाइज जाना चाहते हैं तो देख सकते हैं कि ये बिटवीन किस रिवर के है, सोन रिवर जो इसके साउथ में है, और करमानसा रिवर जो इसके वेस्ट में है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं, ज़्यादा काम का नहीं है बट थोड़ा बहुत चलेगा। और इसका जो लिंक है वो किसके बीच में है। ठीक है, बांधवगढ़, संजय, गुरु घासीदास और पलेमू टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये जो है, ये जो गुरु घासीदास एंड ऑल, ये है छत्तीसगढ़ में। और बांधवगढ़, संजय, ये कहाँ पे है, ये है हमारे मध्य प्रदेश वाले पार्ट में। ठीक है, तो ये पूरा कॉरिडोर है। और इसी के आसपास कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है जो सेकंड टाइगर रिजर्व बनाई गई है बाय एनटीसीए। फिर इंडियन वाइल्ड लाइफ इसी पॉपुलेशन को लेके हैबिटेट क्या वहाँ पे इसका, ड्राई ड्राई जोन वगैरह, ड्राई और एरिड जोन। और इंडिया में कहाँ पे लाई करता है, गुजरात में। और गुजरात में कौन से एरिया में, लिटिल रन ऑफ कच्छ, इसको भी मार्क किया हुआ। और नाइल बेसिन को लेके आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है और ये 11 कंट्रीज से रन करती है, मतलब इसका जो बेसिन है वो 11 कंट्रीज में। एंड उसके बाद ये वाइड और ब्लू नाइल रिवर दोनों मर्ज होती है तो तभी एक पूरी नाइल बनती है। ठीक है, ये जो वाइट नाइल है ये आती है लेक विक्टोरिया से, लेक विक्टोरिया आपको पता होना चाहिए। और जो ये ब्लू नाइल है वो आती है लेक ताना से। ठीक है, तो ये आया हमारा वोल्केनिक इरप्शन वाला पार्ट। ठीक है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि वोल्केनिक इरप्शन की वजह से जो आयनिक स्फीयर होता है, ठीक है, आयनिक स्फीयर हमारा नियरली कौन सी लेयर होती है, कोई फोर्थ लेयर होती है। ठीक है, फोर्थ फोर्थ होती है, फिफ्थ लेयर होती है। ठीक है, तो उसमें डिस्टर्बेंस होती है बिकॉज ऑफ वोल्केनिक इरप्शन। ठीक है, तो उसी को लेके ये डेफिनेशन एंड ऑल बताया है ना, तो इसको आप देख लेना। एंड इसके बाद इम्पैक्ट करती है सैटेलाइट कम्युनिकेशन नेविगेशन सिस्टम को भी। और इसके बाद बताया हुआ है वोल्केनिज्म के इम्पैक्ट्स क्या होते हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हो गए, नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो गए। ठीक है, आप देख सकते हैं मार्क भी क्यों है, जो मार्क क्यों हैं वो आप देख लेना। इसके बाद लोकेशन लिपू लेक के पास की वो पता होनी चाहिए कहाँ पे है। ठीक है, बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। और ये तिब्बत में भी थोड़ा लाइक करती है, इट्स ए काइंड ऑफ ट्राई जंक्शन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वाला लिपू लेक वाला, कि लिपू लेक की लोकेशन पता होनी चाहिए। हाँ, उसके बाद सोशल इश्यूज में आते हैं। सोशल इश्यूज में पहला है मेंटल हेल्थ अमंग एडोलसेंट्स। ठीक है, ये काम का ज़्यादा नहीं है। उसके बाद चाइल्ड मैरिज एंड ऑल, इसको लेके आपको पता होना चाहिए कि रीज़न क्या है चाइल्ड मैरिजेस इन इंडिया, कि इतनी जल्दी मैरिजेस क्यों हो जाती है। एक पॉवर्टी एंड सिक्योरिटी स्केर्सिटी की वजह से, उसकी वजह से डीप रूटेड कल्चरल एंड ट्रेडिशनल बिलीव जो है, पुराने बिलीव्स, उनकी वजह से पेट्रियार्की, लो वैल्यू प्लेस एंड ऑल, ये आप देख सकते हैं, वो चीज़ें लिखी हुई हैं। ज़्यादा बताने की मेरे को ज़रूरत नहीं है। इसके बाद ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स ये आपको पता होना चाहिए कि देता कौन है और इंडिया की इसमें रैंक क्या थी और कौन कौन से चीज़ें और कंपोनेंट्स और इंडिकेटर्स इसमें यूज़ होते हैं। एक होती है अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, इनकी पता होनी चाहिए कि होती क्या, चाइल्ड स्टंटिंग जो रिफ्लेक्ट करती है क्रॉनिक अंडर न्यूट्रिशन अंडर द एज ऑफ 5। ठीक है, फिर चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड मोर्टेलिटी, चाइल्ड मोर्टेलिटी जो वो बच्चे जो 5 साल होने से पहले ही
वो हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं, ठीक है, डेड हो जाते हैं, डाई हो जाते हैं काइंड ऑफ, ठीक है। तो ये आया। इसमें अगर आप रैंक देखना चाहिए देख सकते हैं, 105 आउट ऑफ 125 27 कंट्रीज। उसके बाद ये है जो कुछ योजना और स्कीम्स जो आपको नॉर्मली पता होनी चाहिए। एक ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जिसमें 5,000 दिए जाते हैं टू फीमेल्स फॉर द फर्स्ट चाइल्ड बर्थ, ठीक है, फॉर देयर फर्स्ट चाइल्ड बर्थ। और किसके लिए? वेज सपोर्ट और न्यूट्रिशियस फूड वगैरह के लिए। एंड उसके बाद ईट राइट मूवमेंट, अगर आप देखना चाहें देख सकते हैं, ये ज़्यादा काम करेंगे। उसके बाद नेशनल हेल्थ अकाउंट एस्टिमेट्स, ठीक है, ये भी ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। फिर डिजिटल हेल्थ, उसके बाद ये देख सकते हैं रोल ऑफ वीमेन इनिशिएटिव क्या लिए गया है इंडिया द्वारा फॉर इंक्लूडिंग वीमेन सोशल प्रोटेक्शन, ठीक है, कौन से इनिशिएटिव बन रहेगा। इसके बाद ये मातृ वंदना जो मैंने आपको पहले बताया, फाइनेंशियल सब्सिडी को लेकर। फिर मंत्री उज्ज्वला योजना, जिसमें सिलेंडर्स वो था, एलपीजी कनेक्शंस को लेके था टू बीपीएल हाउस होल्ड्स। इसमें आ गया आगे। फिर इसमें आपको बस पता होना चाहिए कि राइस फोर्टिफिकेशन होती क्या है, ठीक है, और इसमें करते क्या है, विटामिन एंड मिनरल्स को ऐड करते हैं इन देयर स्टेपल फूड, ठीक है, उसको बोलते हैं फोर्टिफिकेशन। और ये किसके लिए काम आता है? माल न्यूट्रिशन को माल न्यूट्रिशन से लड़ने के लिए ये आता है हमारे काम, ठीक है। तो हमारा ये वाला भी पार्ट हो गया। अब हमारा बचा लास्ट पार्ट, वो था साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अभी ये जो है, ये है केमिस्ट्री में जो नोबेल प्राइज मिला हुआ उसको लेके। और ये किस में मिला हुआ? कम्प्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन को बनाने के लिए मिला गया है, ठीक है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए, आपको पढ़ना है कि कम्प्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन होता क्या, ठीक है। बट ये है क्या? ये सिंथेटिक प्रोटीन है, खुद बनाया गया। तो इसमें आपको पता करना है कि इसकी पोटेंशियल एप्लीकेशंस हैं क्या क्या। एक फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में यूज़ हो सकता है, वैक्सीन में, नैनो मटेरियल, टाई सेंसर्स, ये ज़्यादा काम करनी है, और वेस्ट मैनेजमेंट और नॉल, ठीक है, आप देख सकते हैं ये चीज़ें। एंड उसके बाद की काम क्या क्या किया गया था, थोड़ा लगभग आसपास देख सकते हैं, ज़्यादा काम करनी है, बस इतने डीप क्वेश्चन आते नहीं है कि प्रोटीन को लेके अल्फा हेलिक्स एंड ऑल प्लेटेड शीट्स, इसके लेके कभी क्वेश्चन आए नहीं, ना मुझे लगता है कि आएंगे, तो तभी मैंने इसको मार्क नहीं किया हुआ। फिर आ गया नॉर्मल प्राइस इन मेडिसिन। आप ये चीज़ देख के मत घबराना है कि मैंने काफ़ी कम चीज़ें मार्क की हुई हैं, ठीक है। मैंने जो मार्क की हैं वही चीज़ें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उनके बाद आपको चीज़ें दिखने नहीं वाली हैं, ठीक है। आपको वो भी जो मैंने मार्क किए हैं वो भी चीज़ें काफ़ी मुश्किल से दिखेंगी पेपर में, बट जो मार्क नहीं किए हैं वो तो आपको मैं गारंटी देता हूँ कि वो चीज़ें तो आपको पेपर में रेयर नहीं दिखेंगी, ठीक है, रेयरली दिख सकती हैं एक दो क्वेश्चन, बट मेनली वो पार्ट नहीं दिखेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने ये चीज़ एनालाइज की है, पेपर से एनालाइज किए हुए हैं, मेरे को पता है कि पैटर्न कैसा यूपीएससी पूछता है अपने पेपर में, ठीक है। उसे कितना ही वेरी करेगा, 5-10% वेरी करेगा, बट मोस्टली पैटर्न जो होता है वो लगभग सेम रहता है। फिर आ गया नोबेल प्राइज एंड मेडिसिन, वो किसको लेके मिला हुआ है? वो मिला हुआ है डिस्कवरी ऑफ एमआरएनए, और रोल इसका किसमें? ट्रांसक्रिप्शन जीन रेगुलेशन में, ठीक है, इसके टाइम में। फिर एमआरएन माइक्रो आरएनए, ठीक है, तो माइक्रो आरएनए के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तो इसके बारे में बताया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं आराम से, रेड से मार्क किया हुआ है। इसके बाद जीन रेगुलेशन के बारे में पता होना चाहिए, ये काम का है, थोड़ा बेसिक पार्ट है। कभी कभी क्वेश्चन इनमें आ जाते हैं कि डीएनए का क्या काम होता है, एमआरएनए का क्या काम होता है, आरएनए क्या होता है, ठीक है। ये बेसिक बेसिक चीज़ें आपको पता होंगी तो आपको थोड़ा बेसिक अपने क्लियर हो जाएंगे। और ऐसी चीज़ें कभी भी अगर आपको मंथली मैगजीन या न्यूज़पेपर में मिलती है तो आप इजीली उन चीज़ों को समझ पाएंगे, ठीक है। जीन रेगुलेशन वगैरह, जीन इंफॉर्मेशन फ्लोज कहाँ से करती है? डीएनए से एमआरएनए में, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। रीड एफ ए इसकी डायग्राम इधर दी हुई है, ठीक है।
डीएनए से, एमआरएनए से, फिर प्रोटीन, फिर सेल टाइप पे, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है? ट्रांसलेशन इन ऑल, ठीक है। ये फिर आरएनए होता है क्या? आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लियोटाइड होता है, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। और डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है। तो उसके बाद जो टाइप ऑफ आरएनए कौन कौन से होते हैं? एक मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, या राइबोसोमल आरएनए, आई डोंट नो अबाउट इट, बट देखना चाहें तो देख सकते हैं, सही मैंने नीचे मार्क नहीं किया हुआ इसको, ठीक है। तो ये आगे टाइप्स इनकी, ये आगे इमेजेस जो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा। इसके बाद आगे फिजिक्स वाला। फिजिक्स में किस पे मिला हुआ है? फिजिक्स में मिला हुआ है मशीन लर्निंग और मशीन लर्निंग विद आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है जो ब्रेन की चीज़ों को वो करने के लिए, जो ह्यूमन ब्रेन की तरह थोड़ा लगभग काम करते हैं, ठीक है। और मिमिक क्या करते हैं? बायोलॉजिकल न्यूरल जो वर्क होता है, बायोलॉजिकल न्यूरल वर्क मतलब जो हमारी ब्रेन की एक्टिविटी होती है उसको ये कॉपी करते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो अब इसमें देख सकते हैं होता क्या है। और आपको पता है, अगर अगर नहीं भी पता, कि हमारे ब्रेन में या बॉडी में जो भी सेंसेस होते हैं, ठीक है, कोई भी रिएक्शन मान लो या कुछ भी चीज़ें मान लो, वो ट्रांसफर किसके थ्रू होती है? वो होती है न्यूरॉन्स के थ्रू, ठीक है। तो हमारी बॉडी में न्यूरॉन्स भरे पड़े होते हैं, ठीक है। तो उनकी वजह से ट्रांसफर्स होती हैं चीज़ों की, चाहे इंफॉर्मेशन हो या चाहे कुछ भी हो, चाहे सेंसिस हो या इंफॉर्मेशन, वो किसके थ्रू पास होती है ब्रेन तक? वो होती है न्यूरॉन से। और इस जो है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, इसमें इन्होंने ये यूज़ किए कि लेयर्स ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स वगैरह हैं। एंड उसके बाद भारत जेट प्रोग्राम, इसके लिए जनरेटिव एआई सिस्टम है, मल्टी मॉडल, ठीक है। और ये इंडियन लैंग्वेजेस जो सारी है उनमें होगा, ठीक है। हाई क्वालिटी टेक्स्ट एंड मल्टी मॉडल कंटेंट, ऑडियो एंड इमेजरी, ये स्पेसिफिकली इंडिया इंडिया के लिए होगा। और ये किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और उसी ने इसको लॉन्च किया हुआ है। ये वाला हो गया। स्पेस स्पार्डेक्स, ठीक है। स्पेस डॉकिंग आपको पता होनी चाहिए, तो इसको लेके आप देख लेना। फिर डॉकिंग और बर्थिंग होती क्या है? फिर इसरो का जो स्पेस डेक्स है वो है क्या काम, ठीक है। और ये चीज़ होगी किसमें यूज़? हैंड शेकिंग एंड ऑल जो है, स्पेस हैंड शेकिंग, वो किधर काम होगी? ये मेनली आने वाली है इंडिया का जो अंतरिक्ष स्टेशन है, जैसे इंटरनेशनल स्टेशन होता है, वैसे ही भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो हमने टारगेट लिया हुआ 2040 तक का, उसके लिए ये चीज़ काम आएगी, ठीक है। और उसके साथ ये आ गया स्पेस बेस्ड सर्वेलेंस, ठीक है सर। स्पेस बेस्ड सर्वेलेंस को लेके, ठीक है। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या कहाँ पे होती है? 36 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस। और जो लोअर अर्थ ऑर्बिट वो 400 से लेके 600 किलोमीटर के बीच में। तो ये था हमारा। तो बट ये आप स्पेस बेस्ड सर्वेलेंस प्रोजेक्ट दे सकते हैं, ठीक है, किसके लिए और काम आएगा, काम किस तरीके से आएगा, काम क्या करेंगे इसमें, ठीक है। ये मेनली कंट्री की प्रोटेक्शन के लिए। फिर इसके बाद आ गया कि आर्टेमिस अकॉर्ड जो है उसके बारे में पता होना चाहिए आपको। ये था किसके लिए? ये था फ्रेमवर्क फॉर द रिस्पॉन्स फॉर द रिस्पॉन्स फॉर रिस्पॉन्सिबल स्पेस रिसोर्स यूज एंड एम्फसाइजिंग ट्रांसपेरेंसी एंड इंटरऑपरेबिलिटी, ठीक है। इसके लिए काम दायक था, ठीक है, आर्टेमिस अकॉर्ड। तो ये चीज़ आप देख लेना, यूनिफाइड सर्विस चिप। इसे आपको पता होना चाहिए कि डायनेमिक प्रोफाइलिंग होती क्या है और किसके लिए काम करते हैं, इसको यूज़ करते हैं काइंड ऑफ।
ठीक है, तो ये वाला हो गया। एंड उसके बाद आप थोड़े इंडिजिनस कैटल नेम्स देख सकते हो कि बोलते क्या है आसपास की स्टेट्स में इनको कैटल मतलब गाय और भैंसों वगैरह को बोलते क्या है इंडिजिनस ब्रीड में, मतलब इंडिजिनस ब्रीड जो है उनको बोलते क्या क्या अलग अलग स्टेट्स में। ड्रग क्वालिटी इन इंडिया, ये काम करनी है बिल्कुल भी, इसको लीव करें आप। इसके बाद एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होता क्या है, सी काइंड ऑफ डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। और ये इधर रेड से मैंने मार्क किया हुआ, इसका होता है कि इनमें कोई भी इफेक्ट नहीं होता मेडिसिन का। ठीक है, तो ये रहा हमारा एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ठीक है, किसी भी मेडिसिन से इनको इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो उसके एंटी काम करते हैं ये। चलो आगे। हाँ, तो अब देखते हैं आगे है कौन कौन सी चीज़। इसके बाद ये आ गया मेस ऑब्जर्वेटरी, यह है कहाँ पे, ये है ये है कहाँ पे, ये है हैनले लद्दाख में। ठीक है, और इसके लिए ऑब्जर्वेटरी ऑब्जर्वेशन के लिए, ऐसी स्पेस ऑब्जर्वेशन के लिए क्या क्या चीज़ें, कैसा एटमॉस्फेयर हमें चाहिए होता है उसको लेके भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वो गिवन होगा इधर कि हैनले को ही चूज़ क्यों किया। पहले तो क्लाउडलेस स्काई चाहिए होता है, लो एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर्स होने चाहिए। ठीक है, वाटर वेपर्स कम होने चाहिए। और उसके बाद इसका काम क्या है, ऑब्जर्व करना गामा रे एंड ऑल को, जो बाहर के यूनिवर्स से आएंगी। ठीक है, और यूनिवर्स फिनोमेना जो भी हैं उनके लिए गामा रे को एब्जॉर्ब करना और अंडरस्टैंड करना कि है क्या। ठीक है, फिनोमेना को अंडरस्टैंड करना। ठीक है, तो इसके बाद यूरोपा क्लिपर, यह है नासा का मिशन, जो जुपिटर के जो मून है यूरोपा उस पे है। ठीक है, यूरोपा क्लिपर, इसके नाम से ही पता लग रहा है। फिर एक है वो है लूपेक्स मिशन, ये स्पेस मिशन पता होना चाहिए, इन पे भी डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है। ये इंडिया का 5th लूनर मिशन होगा। ठीक है, बट ये और ये मैन मिशन होगा जो होगा साउथ पोल ऑफ मून पे, जिसमें सैंपल आ जाएगा मून से इंडिया में वापस। ठीक है, और फर्स्ट इंडियन को भेजा जाएगा इसमें। और इसमें इसरो के साथ जो जाक्सा है, जापान की स्पेस एजेंसी, वो भी काम करेगी साथ में। एंड उसके बाद राइस मिशन, एक ये यूरोप स्पेस एजेंसी का मिशन है। और ये किसके लिए है, ये है जो भी डेबरी वगैरह है आसपास, जहाँ पे सैटेलाइट्स वगैरह मूव कर रही है ना, तो जो जो भी डेब्रीज है उसको रिमूव करने के लिए क्या क्या करेंगे, ये यूरोप की जो स्पेस एजेंसी है ईएसए, वो लॉन्च करेगी राइस मिशन, जो इस डेब्रीज को कम करेगा। ठीक है, मिनिमाइज करेगा इस वेस्ट और डेब्रीज को। और उसके बाद क्या करेगा, यहाँ ये तो ये आ गया, सिग्निफिकेंस क्या है, रिड्यूस करेगा स्पेस डेब्री को। और उसके बाद बस इसमें इतना ही था, बाकी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसमें इतना ही था। ठीक है, तो हमारा जो मेन पार्ट है वो सब कुछ हो गया है। एंड उसमें आपको ये जो लास्ट है ये छोटा छोटा पार्ट है, वन लाइनर से, बस आप ये वन लाइनर देख लेंगे तो आपका काम इसमें भी बन जाएगा। और कि इंडियन कैबिनेट ने अप्रूव किया क्लासिकल लैंग्वेजेस, किस किस उसको देना है लैंग्वेज को, एक देना है मराठी को, ये मैंने बैप इसका निमोनिक बना दिया, तो इस आप निमोनिक को देख सकते हैं। मराठी, प्राकृत और पाली, फिर या और एक आ गया बिहार, यूपी और मध्य प्रदेश में। ठीक है, मिडल सेंट्रल वाले पार्ट में। फिर उसके बाद असामीज, ठीक है, जो है आसाम में। उसके बाद बंगाली जो है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो ये 4 लैंग्वेजेस की हुई हैं, इनको आप एज ए नेमोनिक यूज़ कर सकते हैं, बैप। ठीक है, जो न्यू ऐड की गई हैं, बट जो प्रीवियस वाली हैं वो हैं 6। तो टोटल अभी जो लैंग्वेजेस हो गई वो हो गई 10 लैंग्वेजेस, 10 क्लासिकल इंडियन लैंग्वेजेस। और पहले कौन कौन सी थी, तमिल, संस्कृत, तेलुगु एंड कन्नड़, मलयालम एंड ओडिया। ठीक है, और जो क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं ये दी गई हैं वहाँ पे
दी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में। ठीक है, तो ये हो गया इसका वाला पार्ट भी। इसमें आपको पता होना चाहिए कि पाली लैंग्वेज जो है उसमें एक अर्धा मगधी है टेक्स्ट। वो किसका टेक्स्ट है, वो जैन टेक्स्ट जो होते थे वो अर्धा मगधी में ही बनाए जाते थे। ठीक है, और उसके साथ साथ जो एंशियंट किंगडम है इसका मगध का, वो भी इसी में दिया गया। ठीक है, वो भी अर्ध मगधी में दिया गया। एंड उसके बाद ये वाला हो गया आर्ट एंड कल्चर वाला। करतारपुर साहिब कॉरिडोर ये काम का नहीं है इंडिया और उसके बीच में। फिर इसके बाद ये जो न्यू लेडी स्टैचू आया, तो इसकी क्या क्या सिग्निफिकेंस है। एक तो डीकॉलोनियलिटी जो हमारे ऊपर थी वो हट गई। ठीक है, इससे और साड़ी को रिप्लेस किया गया किसके, वेस्टर्न अटायर वगैरह। तो साड़ी को रिप्लेस नहीं, साड़ी ने रिप्लेस किया वेस्टर्न अटायर को। ठीक है, तो ये हो गया। और ब्लाइंड फोल्ड से वो ओपन आइज में कन्वर्ट किया गया अभी न्यू वाले जो स्टैचू है। उसके बाद स्वॉर्ड को रिप्लेस किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो बुक है उससे। तो ये थी इसकी राइट नाउ प्रेजेंट इमेज, और ये थी प्रीवियस वाली। ठीक है, और ये हटा दी गई है, अब इसको कंटिन्यू किया गया है। ठीक है, और इसके साथ साथ ये है रिसेंट फ्लैग ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये रहा हमारा रिसेंट फ्लैग इंसिग्निया। ठीक है, इंसिग्निया ऑफ व्हाट, इंसिग्निया ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये था हमारा ये वाला पार्ट भी, नागा ट्राइब। तो ये हो गया हमारा। इसमें आपको एथिक्स वाले पार्ट में देखने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको अगर कुछ देखना है जैसे महात्मा गांधी वगैरह, जो हमने उधर देखा हुआ है कि इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ वाला जो पार्ट है इसमें एथिक्स में, उसमें महात्मा गांधी में आप ये चीज़ लिख सकते हो कि कौन कौन सी वैल्यूज़ थी महात्मा गांधी में। एक तो सत्याग्रह वाली, उस सत्याग्रह को यूज़ किसके लिए करते थे उसको लेके पता होना चाहिए। उसके बाद इक्वालिटी, इक्वालिटी को देखते कैसे थे, सर्वोदय उनका जो था कंसेप्ट वो किस चीज़ के लिए था, वेलफेयर फॉर ऑल। जिसमें वो भगवान हर एक इंडिविजुअल में भगवान को देखते थे। और नॉन वायलेंस ये आप सबको पता ही है। उसके बाद ऑल्ट्रुइज्म और सेल्फ सेक्रीफाइस। और ये जो चीज़ है सेल्फ एल्ट्रुइज्म वाली, ये काफ़ी जगह जो इनका जो गांधी जी का जो कंसेप्ट था ये काफ़ी जगह यूज़ किया गया। तो इसमें आपको इस कंसेप्ट को आप काफ़ी जगह यूज़ कर सकते हैं आपने, कहाँ पे, मेंस में, एथिक्स वाले पेपर है। ठीक है, तो ये वाला हो गया हमारा। और इस कोड को आप यूज़ कर सकते हैं जो दलाई लामा का कोड था, और येलो से है तो मेंस का पार्ट है। ठीक है, पर्सनैलिटी एंड ऑल ये ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। श्री रतन टाटा जी के बारे में। फिर इसके बाद ये आती है योजना। योजना कुछ खास नहीं है तो इनको आप ज़रूर आराम से छोड़ सकते हैं। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट योजना से नॉल होंगी उनको लेके मैं आपको बता दूंगा। और प्लेसेस इन न्यूज़ जब आप पढ़ रहे होंगे आप देख सकते हैं। इसको लेके मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा आपको बताऊंगा नहीं, आपको खुद ये चीज़ें टाइम के साथ पता लग जाएंगी कि कौन सी चीज़ें पढ़नी है और कौन सी नहीं पढ़नी है। ठीक है, जो मेन थ्योरी वाला पार्ट था वो आपको ज़रूर देखना। और प्लेसेस इन न्यूज़ चाहे इंडिया की हों वर्ल्ड की हों, ये दोनों आपको देखनी ही देखनी है। ठीक है, एक बार आंख से निकाल देना, बाकी आप इसको पढ़ो नहीं पढ़ो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। और वो चीज़ ज़रूर देखना जहाँ पे जो न्यूज़ में ज़्यादा चल रही है, जैसे यूक्रेन एंड रशिया की चीज़ें ज़्यादा न्यूज़ में चल रही हैं। ठीक है, जैसे ये देख लो ब्लू लाइन, ये इसराइल के आसपास है। और जैसे ये आया ये आइलैंड, ठीक है, तो ये भी न्यूज़ में है। ये कहाँ पे, ब्लैक सी में है। तो ये चीज़ें काफ़ी न्यूज़ में रही हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। तो और उसके साथ पर्सनालिटीज़ में कुछ हैं, पर्सनालिटीज़ में काफ़ी कुछ मतलब कुछ स्पेसिफिक ही हैं जो काम किए, बाकी ज़्यादा आप छोड़ सकते हैं। हाँ, तो यही था हमारा पार्ट। ये रानी चेन्नम्मा। ठीक है, इसको लेके ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये पर्सनालिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैंने इनमें से किसी को ज़्यादा मार्क नहीं किया हुआ। बट आप देख सकते हैं कुछ चीज़ें
कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन भी आ जाते, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट तो है नहीं इनमें से, तो बस इतना ही था। ये हो गया हमारी मैगज़ीन ख़त्म, ठीक है। तो जो चीज़ मैंने आपको बताई थी वो चीज़ मैंने फुलफ़िल की है, और आपकी मैगज़ीन इधर आके ख़त्म की है, ठीक है। तो ये था, यही चीज़ें आपको पढ़नी है और ढंग से पढ़ना, ठीक है। इन चीज़ों को अगर आप 2 से 3 बार अपनी आंखों से निकाल लोगे तो आपका काम लगभग बन जाएगा, ठीक है। 2 से 3 बार अगर आप इनको रिवाइज करोगे, और ऐसे ही जैसे मैंने अक्टूबर मंथ की लाई, वैसे ही मैं आगे सितंबर की लाऊंगा, और उसके साथ नवंबर की भी जब आएगी उस टाइम नवंबर की भी आ जाएगी, बट नवंबर से पहले सितंबर की आएगी, बिकॉज नवंबर की जो मैगज़ीन है वो थोड़ा लेट आती है, ठीक है। क्योंकि जो 10 दिसंबर के बाद ही नवंबर की मैगज़ीन आएगी, ठीक है। तो वो थोड़ा लेट ही आएगी, तो उससे पहले आपको सितंबर की मिल जाएगी, और टाइम के साथ सारी कवर हो जाएंगी आपके, मतलब अप्रैल तक आपकी सारी मैगज़ीन्स कवर हो जाएंगी, और उसके साथ जब पीटी आएगी पीटी भी मैं आपको कवर करा दूंगा, और रिवीजन एज एन रिवीजन के लिए, ठीक है। तो आपको आई एम श्योर कि अगर आपको ये अगर वीडियो ठीक लगी है, अच्छी लगी है, तो आप इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करें, और लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। मैं देख रहा हूँ कि आप व्यूज़ आ रहे हैं, बट सब्सक्राइब काफ़ी कम, आप में से काफ़ी कम जो देख रहे हैं व्यूअर्स वो काफ़ी कम सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो मैं बस आपको सजेस्ट करूँगा कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को, बिकॉज आने वाले टाइम पे आपके चाहे प्रीलिम्स में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करूँगा इस चैनल के थ्रू। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही था, तो अभी तक के लिए फिर ख़त्म करते हैं।